नमस्कार बच्चों। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान के सिंपल क्वेश्चन पेपर को। ये सीबीएसई का ऑफिशियल सिंपल क्वेश्चन पेपर है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी जो आपने मार्केट से बुक परचेज की है उसके लास्ट में भी आपको कुछ क्वेश्चन पेपर मिले होंगे। ये वो वाला नहीं है, ये आपका ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट समझते हो ना? यानी जैसा आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जैसा आपका प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर रहेगा, सेम एज इट इज रहने वाला है। यहाँ पर जितने आपके इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जितने आपके मॉडरेट हैं, जितने डिफिकल्ट हैं, वैसे ही एज इट इज आपके बोर्ड एग्जाम में रहेंगे। यानी यहाँ से अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो आपके लिए प्रिपरेशन करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। यानी हार्ड वर्क नहीं, आप स्मार्ट वर्क कीजिए। यहाँ से आप टॉपिक को फाइंड आउट कीजिए। जैसे हम इसको डिस्कस करेंगे तो आप साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए कि ये कौन से टॉपिक में से है। तो जिस टॉपिक में से अभी आपको ये क्वेश्चन पेपर दिया गया है उसी सेम टॉपिक में से आपका क्वेश्चन रहेगा एज इट इज। आप इसको ध्यान में रखिएगा, जो मैंने बोला है कि जिस टॉपिक में से अभी क्वेश्चन दिया गया है सेम टॉपिक में से ही आपका क्वेश्चन रहेगा बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन चेंज हो सकता है। दूसरा, यहां से जितने आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, 60 क्वेश्चंस दिए गए, इसमें से 12 to 15 क्वेश्चंस है लैंग्वेज चेंज के साथ आपके बोर्ड एग्जाम में रह सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए। यानी कि 15 to 20% मोस्टली ऐसा होता है कि सीबीएसई के जो क्वेश्चन पेपर आता है उसी से रिलेटेड रहते हैं। लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाएंगे, ऑप्शन की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, लेकिन जो मेन थीम है वो क्वेश्चंस की यही रहेगी। यानी स्मार्ट वर्क के लिए क्या करना है, पहला तो आप जो टॉपिक्स है उनको नोट करना है कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन दिया गया, तो उसी टॉपिक में से क्वेश्चंस आने की 95% चांसेस रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके। दूसरा ये कि जिस चैप्टर में से जो क्वेश्चन दिया गया एज इट इज उसी चैप्टर में से वहां पर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यानी जैसे हिस्ट्री में से फर्स्ट चैप्टर में से जितने क्वेश्चंस दिए गए तो उतने क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलने वाले। यहाँ पे 15 क्वेश्चंस दिए गए, ठीक, हिस्ट्री में से, तो आपको 15 ही बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ओके। ऐसे ही जियो में तो क्योंकि आपके पास 2 चैप्टर्स हैं तो जितने क्वेश्चंस एग्रीकल्चर चैप्टर में से हैं, जितने आपके फर्स्ट चैप्टर में से, तो वही रेशियो को मेंटेन रखा जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो कमेटी 3 to 4 मेंबर्स है जो क्वेश्चन पेपर आपका बोर्ड का तैयार करेंगे, तो उनको एक एनसीईआरटी की बुक दी जाएगी और दूसरा दिया जाएगा उनको ये सिंपल क्वेश्चन पेपर, यानी कि ब्लूप्रिंट को। उनको इसी पैटर्न को फॉलो करना होता है। अब फॉलो सेम कैसे फॉलो हो पाएगा? जब वो इसी क्वेश्चन पेपर के साथ चिपके रहेंगे तभी फॉलो हो पाएगा ना, क्योंकि वो तो आपस में अलग अलग तैयार करेंगे। तो उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शन ये दिया जाएगा कि आपको इसी सिंपल क्वेश्चन के पैटर्न को मेंटेन रखना है। ईजी लेवल भी यही रखना है, डिफिकल्ट लेवल भी यही रखना है, मॉडरेट लेवल भी यही रखना है, तभी वो आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हो पाएगा। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक एक क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाला हूँ, टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, मॉडरेट है, इजी है, डिफिकल्ट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी कि बहुत कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर के आप सही डायरेक्शन में अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाओगे। आपको अपनी स्टडी को इसी के अकॉर्डिंग फोकस करना है। अगर आपको 95 प्लस या फिर 100 के आसपास लेके जाना है, बहुत ईजी है इस बार 100 स्कोर करना सोशल साइंस में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये सीबीएसई का आपका 2021-22 का जो आपका टर्म 1 का एग्जाम है उसका सीबीएसई का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। सीबीएसई ने इंग्लिश में केवल रिलीज किया, मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में। ठीक, ये आपका सब्जेक्ट कोड है 087 और ये आपका 90 मिनट्स का रहेगा और इसमें टोटल आपके 40 मार्क्स रहेंगे। हालांकि 40 मार्क्स है लेकिन क्वेश्चंस आपके 40 नहीं रहेंगे, क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर आपके 4 सेक्शन रहेंगे, 4 आपके खंड रहेंगे हिंदी में कहीं तो। फर्स्ट जो आपका सेक्शन रहेगा ए, उसमें 24 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 20 करने हैं। यानी बहुत अच्छी बात है, 24 क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसमें आपके मार्क्स कटने के चांसेस कहाँ थे? जो आपके जैसे एसेशन रीजनिंग वाले जो अभिकथन कारण वाले क्वेश्चंस थे उसमें कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, वहीं पे आपके मार्क्स कट सकते थे। वो नहीं डिडक्ट होंगे क्योंकि आपके पास 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे। आप उसमें से आप चूज कर सकते हो, उनको छोड़ सकते हो। ठीक। दूसरा जो आपका सेक्शन रहेगा बी रहेगा, उसमें आपके 22 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर भी आपको 18 ही कंप्लीट करने हैं, 18 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 4 यहाँ पर भी आपके पास एडिशनल क्वेश्चंस रहेंगे, यानी आप सेफ खेल सकते हो। थर्ड जो आपका सेक्शन रहेगा सी, ये केस बेस्ड रहेगा। ओके, केस बेस्ड रहेगा। तो यहाँ पर आपको 2 सोर्स दिए जाएंगे और बहुत ध्यान से अगर आपने पढ़ लिया तो आपको यहाँ पे गलती करने के चांसेस नहीं रहेंगे। यहाँ पे आपको 12 में से आउट ऑफ 12 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्लियर? उसके बाद जो डी सेक्शन रहेगा उसमें 2 मैप बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे और आपको दोनों को अटेम्प्ट करना है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि अगर आपको आउट ऑफ आउट स्कोर करना है, इस बार आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। मैप वर्क में आप चूक नहीं कर सकते। ठीक,
मैथवर्क आपका परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक आध टॉपिक छूट गया, क्वेश्चंस में गड़बड़ होगी, डजेंट मैटर, आपको छूट गया, आपको एडिशनल ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप उसको छोड़ सकते हो, दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मैथवर्क में नहीं। तो मैथवर्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका हिस्ट्री का मैंने डिस्कस कर दिया, आपका जियोग्राफी का चैप्टर वाइज है वो डिस्कस किया हो, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, हो जाएगा। लगभग 1 घंटे की बात है, आप आधे घंटे तक उसको देखिए, समझिए और एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस देख लीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस है यहाँ पे आपके 20 हो गए, यहाँ पे 18 हो गए, कितने हो गए 38, 38 क्वेश्चंस हो गए ना। यहाँ पे आपके 10 हो गए, 48, 48 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे आपके 2 हो गए, कितने हो गए 50 क्वेश्चंस, यानी कि 50% रहेंगे आपके इस एग्जाम में, और मार्क्स आपके 40। ठीक, और सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि रॉन्ग क्वेश्चंस होता है तो उसका ऐसा नहीं कि मार्क्स कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं, उसका 0 मिलेगा, ये अलग बात है, लेकिन मार्क्स कम नहीं होंगे। ठीक, अब यहाँ पे 50 आपके टोटल क्वेश्चंस रहेंगे और मार्क्स है 40, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके राइट क्वेश्चन के 0.8 मार्क्स मिलेंगे आपको, 1 मार्क्स नहीं मिलने वाला। कितने मिलेंगे? 0.8 मार्क्स। ठीक, तो ये थोड़ा सा माइंड में सेट कर लीजिए कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आपको 90 मिनट्स में कंप्लीट करना है। एक और चीज़, आपको लग रहा होगा अच्छा 50 क्वेश्चंस 90 मिनट्स टाइम तो बहुत है, ऐसा नहीं है। जो आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस है, जो आपके क्वेश्चंस के ऑप्शंस है, और क्वेश्चंस भी आपके काफ़ी लेंथी रहेंगे, कुछ की स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी रहेगी, तो उसको रीड करने में आपको टाइम लगेगा। ओके, एग्जैक्टली टाइम रहेगा। 60 क्वेश्चंस है, क्योंकि यहाँ पे आपको 50 तो अटेम्प्ट करने, टोटल 60 क्वेश्चंस है। 60 को अगर रीड करोगे आप 1 मिनट में और आधा मिनट सोचते हो, तो भी देखिए कितना कम टाइम आपके पास रहेगा। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, टाइम का भी ध्यान में रखना है, प्लानिंग भी करनी है। तो सारी चीज़ें आप कैसे कर पाओगे, ये हम यहाँ पे ट्राई करते हैं कि कितने मिनट में आप किसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए सेक्शन ए के साथ शुरुआत करते हैं। जो आपका पहला सेक्शन है, इसमें आपके पास 24 क्वेश्चन है और हमें अटेम्प्ट करने हैं 20 क्वेश्चन। इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया इजी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बर्न में यंग यूरोप गुप्त संगठन का संस्थापक था? यहाँ पर पूछा गया कि यंग यूरोप एक गुप्त संगठन था, सीक्रेट सोसाइटी थी, उसकी स्थापना किसने की थी? बर्न में की थी, हालांकि बर्न में है, इससे कोई लेना देना नहीं, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए यंग यूरोप और यंग इटली 2 संगठन थे, गुप्त संगठन थे, जिनकी स्थापना की गई थी, पहले चैप्टर में दिए गए। 4 विकल्प दिए गए, पहला ग्यूसेप गैरिबाल्डी, दूसरा आपका मेजनी, तीसरा विकल्प है आपका काउंट काउर, चौथा विकल्प है ओटो वॉन बिस्मार्क। ठीक, तो ये आपके इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उसमें पेज नंबर 20 पे दिया गया, ये टॉपिक वहीं से लिया गया। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा आपका बी, मेजनी ने यंग यूरोप और यंग इटली दोनों ही संगठनों की स्थापना की थी। जो मर्शली थी वहां पे उन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी और बर्न में उन्होंने यंग यूरोप संगठन की स्थापना की थी। मेजनी एक क्रांतिकारी थी जो इटली के एकीकरण करना चाहते थे, उसके एकीकरण का पहला प्रयास मेजनी ने किया था। यानी मेजनी जो टॉपिक है उससे आपका ये क्वेश्चन पक्का रहेगा, कंफर्म। ठीक, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखिए जो आपके इसी में दिया गया। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ अधिनियम एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का परिणाम था? यानी कि 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित होता है, तो उसका रिजल्ट क्या निकला था, उसमें हुआ क्या था? तो इसमें पहला विकल्प है जर्मनी का एकीकरण हुआ था, दूसरा ग्रेट ब्रिटेन का एकीकरण हुआ था, तीसरा इटली का एकीकरण हुआ था, और चौथा विकल्प दिया गया वियतनाम का एकीकरण हुआ था। ओके, ये आपके पेज नंबर 22 पे दिया गया इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो इसमें सही विकल्प जो आपका रहेगा वो रहेगा ग्रेट ब्रिटेन का एकीकरण हुआ था। जो एक्ट ऑफ यूनियन 1707 था, इसके तहत इंग्लैंड जो है उसके साथ स्कॉटलैंड आकर के मिल गया था और उन्होंने गठन कर लिया था ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन के गठन की शुरुआत हो गई थी। 1801 में हालांकि इनका एकीकरण कंप्लीट होता है जब आयरलैंड शामिल कर लिया जाता है जबरदस्ती। ठीक, तो यहाँ पर ये ब्रिटेन के एकीकरण से संबंधित था, तो ये आपका सेकंड विकल्प सही रहेगा। उसके बाद तीसरा जो आपका प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित जो विकल्प है उनमें से जोल्वेरिन के संबंध में सही कथन की पहचान करनी है। ये भी आपका आसान है, पहले तीनों प्रश्न है बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये मेन टॉपिक है जिनमें से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसमें एक कि जोल्वेरिन के संबंध में सही जो कथन है उसकी पहचान करनी है। पहला दिया गया ये राजनीतिक गठबंधनों के प्रबंधन के लिए गठित पर्शिया के राज्यों का संघ था, यानी कि राजनीतिक गठबंधनों को मैनेज करने के लिए जो पर्शिया था उसके राज्यों का संघ था। दूसरा इन्होंने विकल्प दिया, इसका उद्देश्य था पर्शिया को राजनीतिक रूप से एक संघ के रूप में गठन करना, उसके लिए यानी कि पर्शिया को मजबूत करने के लिए जोल्वेरिन की स्थापना की गई थी। तीसरा ये पर्शिया की पहल पर एक कस्टम यूनियन था। चौथा विकल्प है
इसने यूरोप में राष्ट्रीय भावना को जगाने और बढ़ाने में मदद की थी। तो इसमें सही जो आपका विकल्प रहेगा वो सी रहेगा। ये कस्टम यूनियन था। ओके, कस्टम यूनियन मतलब कर है जो टैक्स वसूले जाते थे उनमें यूनिफॉर्मिटी हो। यूनिफॉर्मिटी मतलब कि जैसे एक जैसी कर प्रणाली हो, तो उसके लिए एक यूनियन बना ली थी सभी जितने भी जर्मनी के टुकड़े बंटे हुए थे उन्होंने। और पहल किसने की थी? पर्शिया ने कहा था कि ऐसा कर दो कि एक जैसी कर प्रणाली होनी चाहिए, टैक्स सिस्टम होना चाहिए, इससे हम जर्मन वासी जितने भी हैं जो जर्मन भाषी है उन प्रदेशों में एकता स्थापित होगी। तो ये कस्टम यूनियन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, फोर्थ को देखिए। फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से देश पर्शिया के साथ 3 युद्धों में शामिल थे? ओके, पर्शिया कौन सा था एक बार मैं बता दूं कि जर्मनी 500 से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था। उसमें से सबसे बड़ा टुकड़ा और सबसे शक्तिशाली टुकड़ा था वो पर्शिया था, जिसने जर्मनी के एकीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो पर्शियन, इसमें हमें बताना है कि कौन से देश पर्शिया के साथ 3 युद्धों में शामिल थे जो जर्मनी की जीत और एकीकरण के साथ समाप्त हुए थे। यानी कि इन तीनों युद्धों में जर्मनी यानी पर्शिया की जीत होती है और इसी के साथ इन तीनों युद्धों में जीत के साथ ही जर्मनी का एकीकरण होता है। तो कौन से देश थे जिनके साथ युद्ध हुए थे? तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हमें। पहला जो ऑप्शन दिया गया ऑस्ट्रिया, पोलैंड और फ्रांस। दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, तुर्की और फ्रांस। चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और फ्रांस। यानी इसमें से ऑस्ट्रिया और फ्रांस तो चारों विकल्प में, हमें बीच वाला कंट्री देखना है तो वो डेनमार्क था। ओके, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इन तीनों के साथ 7 वर्षों में 3 युद्ध लड़े गए थे, एक एक करके तीनों को हरा दिया गया था और 1871 में जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये आपका चौथा प्रश्न है। यानी कि यहाँ पर जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और ब्रिटेन के एकीकरण से 1-1% कन्फर्म रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पांचवा आपका प्रश्न दिया गया, पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया, पांचवा क्वेश्चन है कि उस विचारधारा की पहचान करें जिसके तहत लोगों ने 19वीं सदी के आरंभ में यूरोप में बाजारों की स्वतंत्रता की मांग की थी। जैसे एक तो राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो रहा था, एक और भावना थी कि सब जो नियम थे, कड़े नियम थे, उनको हटा दिया जाए, सबको व्यापार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक, यानी कि बाजारों की स्वतंत्रता की मांग की थी। तो वो कौन सी विचारधारा थी जिसके तहत ये मांग की गई थी? तो 4 विकल्प है। रूमानीवाद। अब रूमानीवाद तो किस में था? सांस्कृतिक आंदोलन था, ये तो बाजार से कोई लेना देना नहीं था। दूसरा उदारवाद, तीसरा समाजवाद, चौथा तर्कवाद। 4 विकल्प दिए गए। सही जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा बी, उदारवाद। जो उदारवादी थी वो खुले विचारों के थे, वो चाहते थे कि सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबके पास समानता होनी चाहिए। इसी के तहत उन्होंने मांग की थी कि व्यापार करने की भी आज़ादी होनी चाहिए। ओके, तो बी सही विकल्प, सही आपका ऑप्शन रहेगा। उसके बाद छठा प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न आपका ज्योग्राफी का है, यानी कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री के हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो आपका दिया है, आपके टोटल जो 60 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से 15 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री करेंगे। ठीक, एक ही चैप्टर है उसी में से रहने वाले। उसके बाद आपका 6th जो क्वेश्चन दिया गया ज्योग्राफी का, भूगोल का, कि फसलों और उन क्षेत्रों जिनमें वे उगाए जाते हैं उनसे संबंधित सही सुमेलित युग्म चुनना हमें। यानी कि एक दी गई हमें फसल और उसके आगे दिया गया राज्य। 4 विकल्प दिए गए, उनमें से एक सही है, 3 सही नहीं है। तो इसमें पहला दिया गया मूंगफली असम में होती है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मूंगफली असम में नहीं होती। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। दूसरा चाय गुजरात में होती है, ये भी सही नहीं है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। तीसरा कॉफ़ी कर्नाटका में होती है। कैसे कॉफ़ी, कैसे कर्नाटका, ये सही विकल्प है। गन्ना छत्तीसगढ़ में होता है, ये भी सही नहीं है। यूपी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। तो इसमें आपका सही विकल्प है वो है कॉफ़ी कर्नाटका, सी। यानी कि ये कर्नाटका है वो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद 7वां जो हमारा प्रश्न दिया गया, 7वां प्रश्न आपका ये भी ज्योग्राफी भूगोल से है। पिछले 1 से 5 वर्षों के लिए बिना खेती के लिए छोड़ी गई भूमि के टुकड़ों को क्या कहा जाता है? यानी कि पिछले 1 से 5 वर्षों में बिना कृषि के एक जमीन को खाली छोड़ दिया जाता है। जो गांव से बिलोंग रखते हैं उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जैसे खाली छोड़ दिया, उस पर फसल नहीं बोई जाएगी। 1 वर्ष के लिए भी हो सकता है, 2 के लिए भी हो सकता है, 3, 4, 5 वर्षों के लिए हो सकता है। तो ऐसी जमीन को क्या बोलते हैं? ठीक, ये हमें बताना है। पहले इसको बंजर भूमि बोलते हैं। बंजर भूमि तो वो होती है जिसमें फसल पैदा ना हो सके, खराब हो गई हो, अनुपजाऊ हो। दूसरा वन भूमि, वन भूमि तो वो होती है जिसमें वन होते हैं। चरागाह भूमि, जिसमें घास के मैदान होते हैं, वो चरागाह भूमि होते हैं। डी है परती भूमि, उसको परती भूमि बोलते हैं। ठीक, उसको खाली छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? कि उसकी उपजाऊ क्षमता दोबारा से बन जाए, उसके लिए खाली छोड़ा जाता है। आमतौर पे राजस्थान में या फिर जहाँ पे जनसंख्या का दबाव कम है वहाँ पे ऐसा किया जाता है। तो इसमें आपका डी सही विकल्प रहेगा।
ठीक, ये भी आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये भी आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन जितने मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जो मैंने चैप्टर डिटेल में डिस्कस किए, तो उसमें आपको साथ साथ मैंने बताया कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और लगभग वही टॉपिक के क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। उसके बाद 8वां जो आपका प्रश्न रहेगा, 8th जो क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास पर चर्चा के लिए 1992 में आयोजित किया गया था। यानी पहली चीज, ये आपका ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, पहला जो आपका चैप्टर उससे क्वेश्चन लिया गया। 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक। वो कहाँ होता है वो हमें सिर्फ इतना पता है, तो हम बाकी फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल की बात की जा रही है, ये 1997 में होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1987 में हो जाता है। रियो डी जेनेरियो जो पृथ्वी सम्मेलन है, जो आपके चैप्टर में सिलेबस में दिया गया, वो होता है 1992 में, ठीक। तो ये आपका सही विकल्प रहेगा, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन। ये आपके पहले चैप्टर में दिया गया, ये पहला पृथ्वी सम्मेलन था। उसके बाद और भी बहुत सारे सम्मेलन हुए। इसमें मुख्य तौर पर पर्यावरण संरक्षण है, पर्यावरण की समस्याएं हैं, प्रदूषण की समस्या है, गरीबी की समस्या है, असमान विकास की समस्या, ऐसी जितनी भी समस्या थी उनके ऊपर चर्चा करने के लिए सम्मेलन होता है। उसके बाद 9वां आपका प्रश्न दिया गया, 9वां प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया। 9वां प्रश्न भी आपका जियो में से है, यानी कि आपका 6, 7, 8, 9 4 प्रश्न हो गए जो ज्योग्राफी में से आ रहे हैं। तो यहाँ पे 9वां जो प्रश्न है कि भारत में विभिन्न प्रकार के भौतिक लक्षण पाए जाते हैं। भौतिक लक्षण समझ रहे हो ना, धरातल अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है। 9वीं क्लास में आप पढ़ के आए हो इनके बारे में। तो इनमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जो नदियों का बारहमासी होना, पर्यटन या इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी है उसकी सुविधा प्रदान करता है। यानी कि कौन सा लक्षण है जिसके कारण नदियों का बारहमासी होना निर्भर करता है कि बारहमासी उनमें पानी रहता है, पानी मिलता रहता है। पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण होता है ये लक्षण, और साथ ही साथ ये इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कौन सा हमें पहचान करना है, तो यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए। पहला जो आपका ऑप्शन दिया गया वो है मैदानी भाग है, दूसरा पठार, तीसरा द्वीप समूह और चौथा पर्वत। तो इसमें सही आपका जो विकल्प रहेगा वो रहेगा पर्वत, डी। क्योंकि पर्वत है उसके ऊपर बर्फ जमी रहती है, जब बारिश नहीं होती तब बर्फ के पिघलने से गर्मियों में नदियों में पानी आता है, तो बारहमासी इसीलिए नदियां रह पाती है। दूसरा पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं, गर्मियों में पूरा देश वहीं भागता है। और ये इकोलॉजी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ जनसंख्या कम होती है और वन अधिक होते हैं, ठीक। तो ये आपका जो पहला चैप्टर है उसी में से लिया गया। तो ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका 10वां जो प्रश्न दिया गया, ये भी आपका पहला जो चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का, ठीक। तो उसी में से लिया गया, यानी कि ये आपके नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन दिए गए 6, 7, 8, 9, 10 ये ज्योग्राफी में से लिए गए। उसमें से 2 क्वेश्चन आपके जो एग्रीकल्चर चैप्टर से लिए गए और 3 जो क्वेश्चन आए हैं ये आपके पहले चैप्टर, जो भूगोल का पहला चैप्टर है उसमें से लिए गए। तो इसमें यहाँ पे दिए गए निम्नलिखित मानवीय गतिविधियों में से किस एक ने भू निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भू निम्नीकरण मतलब भूमि का प्रदूषण होना है, ऐसे समझ सकते हो, लेकिन ज्योग्राफी में आपका भू निम्नीकरण ही आएगा, ठीक। तो भूमि के प्रदूषण करने में या उसकी जो क्वालिटी गुणवत्ता कम होने में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया, कौन सा एक कारक है जो जिम्मेवार है। पहला वनों की कटाई, दूसरा फसल रोटेशन, तीसरा रक्षण मेखला, चौथा खेत की जुताई। अब फसल रोटेशन मतलब फसल बदल बदल के बोना, इससे उपजाऊ क्षमता मिट्टी की बढ़ती है। रक्षण मेखला मतलब जैसे लाइन में पौधे लगा दिए जाते हैं राजस्थान जैसे जो शुष्क इलाके में, ताकि मिट्टी का कटाव ना हो, तो ये तो अच्छी बात है ना। खेत की जुताई, इससे भी भू निम्नीकरण थोड़ी होगा, ओके। यहाँ पे जो आपका वनों की कटाई है वो सही विकल्प रहेगा, यानी कि वनों की कटाई से भू निम्नीकरण में बढ़ोतरी हुई है, उसको बढ़ावा दिया है, ओके। हम वन काटते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कई कारणों से काटते जा रहे हैं, तो ये आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद आपका 11th क्वेश्चन दिया गया। 11th जो आपका क्वेश्चन दिया गया ये आपके पोल साइंस के पहले चैप्टर से लिया गया, ठीक। पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर आपका सत्ता की साझेदारी, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया। निम्नलिखित में से किस देश ने अपने संविधान में बहुसंख्यकवाद को अपनाया। बहुसंख्यकवाद मतलब जो मेजोरिटी ग्रुप होता है वो अपनी मर्जी चलाता है, उसे बहुसंख्यकवाद बोलते हैं, ठीक। तो पहले चैप्टर में हमने श्रीलंका की कहानी पढ़ी है, बेल्जियम की कहानी पढ़ी है, तो उनमें से कोई एक देश होगा। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। पहला जो ऑप्शन दिया गया नेपाल, दूसरा भारत, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसमें से 2 की कहानी पढ़ी है, उसमें से एक है, तो यहाँ पे सिर्फ श्रीलंका दिया गया। तो सी, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को अपनाया गया था। जो सिंगला भाषी लोग थे उनको बढ़ावा दिया गया था, उनकी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया, उनके धर्म बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया गया था। नौकरी या एडमिशन वगैरह में भी उन्हीं को प्रेफरेंस दी गई थी। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपके पॉलिटिकल साइंस
के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। साथ साथ नोट करते रहोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, ताकि आपको आइडिया रहे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद जो आपका 12th क्वेश्चन है, 12वां जो प्रश्न है, यहाँ देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से सत्ता के बंटवारे के लिए महत्वपूर्ण कारणों की पहचान कीजिए। जितने विकल्प दिए गए उसमें से हमें बताना कि सत्ता की बंटवारा या सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, हमें फाइंड आउट करना है। पहला है, ये सामाजिक और आर्थिक संघर्षों को कम करता है, कि आपस में जो लड़ाई झगड़े आर्थिक आधार पे या सामाजिक आधार पे वो कम हो जाते हैं सत्ता की साझेदारी से। दूसरा, जातीय और सांस्कृतिक विकास को गति प्रदान करता है, इससे जातीय और सांस्कृतिक विकास है वो तेजी से होता है। तीसरा विकल्प दिया गया, लोगों को विशिष्ट अधिकारों का आनंद लेने की अनुमति देता है, लोगों को स्पेशल राइट्स मिल जाते हैं। चौथा, एक पार्टी के दबदबे को ये प्रतिबंधित करता है। ठीक, तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा, सबसे उपयुक्त हमें सेलेक्ट करना है, वो है कि ये सामाजिक और आर्थिक जो संघर्ष, आपसी तनाव है, लड़ाई झगड़ा है, उसको ये कम करता है। सत्ता की साझेदारी करने से हम मिलजुल के रह पाते हैं। ओके, जब मिलजुल के रहेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप सही होती जाती है। तो इसमें आपका ये जो विकल्प है, पहला विकल्प है, वो सही रहेगा। ठीक, तो ये आपके सत्ता की साझेदारी पहले चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। उसके बाद आपका 13th क्वेश्चन दिया गया, 13वां प्रश्न है। 13वां जो प्रश्न है, यहाँ देखिए, ये भी आपके पहले चैप्टर से सत्ता की साझेदारी से लिया गया। केंद्र और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में तीसरे प्रकार की भी सरकार है। ठीक, अपने यहाँ पर भी 3 प्रकार की ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। बेल्जियम में तीसरे प्रकार की एक अलग टाइप की सरकार है, वो हमें पहचाननी है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तीसरे प्रकार की सरकार को पहचाना। पहला वो लोकतांत्रिक सरकार है, दूसरा वो समाजवादी सरकार है, तीसरा सामुदायिक सरकार, चौथा है उदार सरकार। तो इसमें सही जो आपका आंसर रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन है वो सी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि सामुदायिक सरकार। वहाँ पे 2 तो होगी, एक तो केंद्रीय सरकार है, एक वहाँ पे राज्य सरकार है। एक तीसरे प्रकार की जो सरकार है वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट, यानी कि जैसे जर्मन भाषी है उनकी अलग सरकार है, डच भाषी अलग है, फ्रेंच भाषी अलग है, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग सरकार भी बना रखी है, तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट है, सामुदायिक सरकार। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ये जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने 13 डिस्कस किए, ऐसा कोई भी पेचीदा क्वेश्चन नहीं है जो टेढ़ा मेढ़ा हो। ईजी क्वेश्चन दिए, यानी आपका टर्म 1 का एग्जाम ईजी रहने वाला है, खुश हो जाइए। उसके बाद 14th आपका क्वेश्चन दिया गया। 14th है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है। अब ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, चैप्टर में हमने डिटेल में डिस्कस किया। ओके, तो कमिंग टुगेदर क्या है कि जो फेडरेशन मतलब संघ, 2 प्रकार के संघ होते हैं। एक तो ये कि जैसे 2 अलग अलग स्वतंत्र देश थे, ठीक, वो मिल करके एक पास आए और पास आकर के उन्होंने कहा कि चलो हम यूनियन बना लेते हैं। ठीक, वो हो गया कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक, होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, जैसे इंडिया है, भारत है, भारत हम एक देश थे, हमने अपने आप को राज्यों में बांट लिया ताकि अच्छे से एक समान विकास हो पाए, तो हमें होल्डिंग टुगेदर में। कमिंग टुगेदर में जैसे कि हम ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में क्या है, अलग अलग देश थे, वो मिलकर के उन्होंने संघ बनाया, उसमें 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, वो कमिंग टुगेदर है। इन चारों में से भी एक देश है जिसको पहचानना है। तो पहला भारत, दूसरा विकल्प दिया गया श्रीलंका, तीसरा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है बेल्जियम। इसमें करेक्ट आंसर आपका जो रहेगा वो रहेगा यूएसए। यूएसए में अलग अलग देश थे, स्वतंत्र देश थे, जिन्होंने मिलकर के संयुक्त राज्य अमेरिका बनाया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नाम से ही पता चल रहा है। ओके, तो इस प्रकार के जो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल है वो यूएसए हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, वेस्ट इंडीज, वो इसी टाइप के देश है, अलग अलग देश मिलकर के संघ बना लिया। ठीक, ये आपका कौन से चैप्टर से लिया गया, पोल साइंस के 2nd चैप्टर संघवाद से लिया गया प्रश्न है। उसके बाद 15th जो आपका क्वेश्चन है, 15th क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ये आपका पहला जो चैप्टर दिया गया पोल साइंस का, वहाँ से लिया गया। ठीक, सत्ता की साझेदारी से। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में साझा की गई शक्ति को क्षैतिज वितरण क्यों कहते हैं। ठीक, सही कारण पहचान करना है। एक तो क्षैतिज वितरण ये होता है, समझ में आ रहा है ना, हॉरिजेंटल, और एक होता है लंबवत, वो ऐसे वाला होता है। तो अब इसको क्षैतिज वितरण क्यों कहते हैं, तो इसमें 4 विकल्प दिए गए, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया गया कि यह न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से अधिक शक्ति देता है, यानी ये नीचे रह जाता है, ये ऊपर आ जाता है। भाई ये तो क्षैतिज वितरण नहीं हुआ ना, टेढ़ा मेढ़ा हो गया ये तो। दूसरा, इसमें सरकार के विभिन्न अंगों को एक ही लेवल पे रखा जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं ना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों एक बराबर होते हैं, एक ही लाइन पे। तीसरा है, यह राजनीतिक सत्र पर विभिन्न विचारधाराओं को प्रतिनिधित्व करता है। भाई इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित तो समन्वय करता है, इसका भी क्षैतिज वितरण से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें आपका दूसरा जो विकल्प है वो सही रहेगा, क्योंकि क्षैतिज वितरण इसलिए कहा जाता है कि तीनों को एक लाइन पे रखा जाता है, एक समान बंटवारा किया जाता है। ओके, तो इसलिए बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, यानी कि कौन सा रहेगा, बी आपका सही विकल्प है। यह आपके पहले चैप्टर से ही लिया गया, सत्ता की साझेदारी से।
उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये आपका रहेगा, ये भी आपका पोल साइंस से लिया गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 to 16 तक पहुंच गए। ये सभी आपके पोल साइंस के क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन चल रहे राजनीति विज्ञान के। यहाँ है, भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार दोनों इन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं जो शामिल है। यानी हमारे देश में जो संविधान है उसमें शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया। एक तो है संघ सूची, ठीक, संघ सूची है। संघ सूची के ऊपर कानून केवल और केवल कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। दूसरी राज्य सूची, उस पे कानून केवल और केवल राज्य सरकार बना सकते हैं। तीसरी है जिसके ऊपर दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं, जिसके बारे में ये प्रश्न बात कर रहा है, ठीक, वो है आपकी समवर्ती सूची। और चौथी अवशेष सूची या अवशेष सूची, जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है। तो चलिए प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। ये पूछा गया कि भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकार दोनों इन सभी विषयों पर कानून बना सकते हैं जो इस सूची में आते हैं। कौन सी सूची है वो? संघ सूची ये तो नहीं हो सकती क्योंकि इस पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। राज्य सूची केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक। अवशिष्ट के ऊपर भी केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है। तो इसमें आपका सही विकल्प क्या रहेगा? सी रहेगा, समवर्ती सूची। इसमें वो कॉमन टॉपिक आता है, जैसे हमारा शिक्षा आ गया। अब शिक्षा पे कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। अगर टकराव हो जाए तो क्या होगा? केंद्र सरकार की चलेगी। ऐसा ही होगा ना आपके स्कूल में, अगर आपका क्लास इंचार्ज कुछ कहे और प्रिंसिपल सर या मैम कुछ कहें, किसकी चलेगी? प्रिंसिपल सर की चलनी है, मैम की चलनी है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। उसके बाद 17th आपका क्वेश्चन रहेगा, 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न भी आपका पोल साइंस का रहेगा। तो यहाँ पर दिया गया कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य को संविधान के अनुच्छेद 371A के तहत विशेष शक्तियाँ प्राप्त है? जैसे जम्मू एंड कश्मीर को विशेष शक्तियाँ प्राप्त थी, तो ऐसे कितने राज्य हैं जिनको विशेष शक्तियाँ प्राप्त है? ओके, जम्मू एंड कश्मीर है, हालांकि उसके पास अभी भी कुछ राइट्स, स्पेशल राइट्स मिले। तो हमारे देश में ऐसा नहीं कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ही था। 11 राज्य हैं जिनको विशेष शक्तियाँ प्राप्त है, स्पेशल राइट्स प्राप्त है, ठीक। 11 राज्य आ जाते हैं। तो इसमें से एक राज्य है जिसको पहचाना, पहला नागालैंड, दूसरा राजस्थान, तीसरा विकल्प दिया गया पंजाब, चौथा है तमिलनाडु। इसमें सही जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ई, नागालैंड। पूर्वोत्तर भारत की आपकी 7 सिस्टर्स हो गई, उनको विशेष शक्तियाँ प्राप्त है। इसके साथ साथ आपका सिक्किम है, 8th हो गया, उसको विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। और यहाँ पर उत्तरांचल हमारा हिमाचल प्रदेश, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर जो था, ये मिलाकर के 11 राज्य हो जाते हैं जिनको स्पेशल राइट्स प्राप्त है। तो इसमें ई, नागालैंड आपका सही विकल्प रहेगा। ये आपके पेज नंबर 17 से लिया गया। ओके, ये भी आपके पोल साइंस के 2nd चैप्टर संघवाद से लिया गया। उसके बाद 18th आपका क्वेश्चन रहेगा। 18th आपका क्वेश्चन है, ये आपका इकोनॉमिक्स का, यानी कि यहाँ पर 7 क्वेश्चन हमने पोल साइंस के देखे हैं लगातार पहले सेक्शन में। 18th है आपका इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि का उदाहरण है, ये हमें बताना है। तो देखिए, जितने भी हम काम धंधे करते हैं वो सारी आर्थिक गतिविधियां होती है, जिनसे भी हमें आय प्राप्त होती है, तो वो सभी क्या है? आर्थिक गतिविधियां, ठीक। अब जो आर्थिक गतिविधियां, उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो होती है प्राथमिक, एक होती है द्वितीयक, एक होती है तृतीयक। प्राथमिक होती है जिनमें हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वनों से लकड़ी काटना, खनन, ये सारी प्राथमिक गतिविधियां, ठीक। द्वितीयक होती है जो कारखाने आ जाते हैं द्वितीयक में। प्राथमिक से कच्चा माल लेंगे, कपास ली, कपड़ा बना दिया, गन्ना लिया, चीनी बना दी, ठीक है, खनिज लिए, गाड़ी बना दी, वो द्वितीयक गतिविधियां। तृतीयक में कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जाता, सेवाएं दी जाती है, टीचर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बैंकर, ये इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न को एक बार फिर से देखिए कि इनमें से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र गतिविधि का उदाहरण है। तो 4 विकल्प दिए गए। पहला ऑप्शन आपका बैंकिंग, दूसरा संचार, तीसरा कृषि, चौथा बैंकिंग। पहला बैंकिंग नहीं है, पहला बेकिंग है। बेकिंग मतलब जैसे बेकर्स होते हैं, बिस्किट वगैरह बनाते हैं ना, तो पहला बेकिंग है, दूसरा संचार है, तीसरा कृषि और चौथा आपका बैंकिंग है। तो इसमें सही विकल्प जो प्राथमिक में आएगा वो कृषि आएगा, ठीक। इसमें से जो बेकिंग है ये आपका आ गया द्वितीयक में, और संचार और बैंकिंग ये आपका तृतीयक में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो कृषि है वो प्राथमिक गतिविधि है। ये आपका कौन से चैप्टर में से लिया गया? यह आपके इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर में, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से लिया गया। उसके बाद 19th क्वेश्चन देखिए, 19वां आपका प्रश्न। 19वां आपका प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से प्रति 100 में से 7 वर्ष और अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना है। यानी कि 100 में से, एक तो ये 100 में से बताया जाता है, ये क्लियर हो गया। दूसरा है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग में जितने लोग पढ़े लिखे होते हैं, यानी कि 100 में से 7 वर्ष या उससे ज़्यादा आयु वाले जितने लोग पढ़े लिखे हैं उनको क्या कहेंगे? साक्षर तो पढ़े लिखे होते हैं ना, उसको क्या कहेंगे? तो ये पहला है कि उसको हम कहते हैं शुद्ध उपस्थिति अनुपात।
भाई ये तो नहीं है। दूसरा, उसको नामांकन दर बोलते हैं, नामांकन दर मतलब जो एडमिशन होता है स्कूल में, ये भी नहीं है। तीसरा, उसको साक्षरता दर बोलते हैं। चौथा, उसको ड्रॉप आउट अनुपात बोलते हैं। ड्रॉप आउट मतलब जो स्कूल को बीच में छोड़ जाते हैं। तो इसमें सही विकल्प ऑप्शन आपका रहेगा साक्षरता दर बोलते हैं। साक्षर किसको कहा जाता है कि वो व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है और वो किसी एक भाषा को समझ के साथ पढ़ या लिख सकता है, तो उसको साक्षर कहा जाता है। तो इसको प्रति 100 में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, और इसको बोलते हैं साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% थी। सर्वाधिक केरल में थी और सबसे कम बिहार में थी। उसके बाद 20वें प्रश्न को देखिए। 20वां आपका प्रश्न दिया गया, औसत आय कैसे प्राप्त होती है, हमें बताना है। औसत आय कैसे निकालते हैं, यह आपके इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया, विकास से लिया गया। तो पहला विकल्प दिया गया, पहला ऑप्शन है, देश की कुल आय को उसकी कमाई करने वाली आबादी से विभाजित कर देंगे, यानी कमाई करने वाली आबादी से सिर्फ, इन्होंने ये कहा है। दूसरा, देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो हमें औसत आय, एवरेज इनकम प्राप्त हो जाएगी। तीसरा, देश के सभी निवासियों की कुल आय को जोड़ देंगे तब मिल जाएगी। चौथा, घरेलू और विदेशी स्रोतों से जो कुल आय है उसको टोटल कर देंगे तो हमें औसत आय मिल जाएगी। इसमें सही जो विकल्प रहेगा वो आपका बी रहेगा। देश की जो टोटल इनकम है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो वो आ जाएगी हमारी औसत आय या फिर प्रति व्यक्ति आय। ठीक, जैसे मान लीजिए कि एक देश में 5 मेंबर है, उनकी कुल आय 100, उसको भाग कितने से देंगे, 5 जनसंख्या से। 5 से भाग दिया 100 को, कितने मिल गए, 20 मिल गए, तो 20 औसत हो गया, एवरेज हो गया ना। बस ऐसे ही निकालते हैं, आसान है बिल्कुल। उसके बाद 21वां आपका प्रश्न देखिए, 21 जो क्वेश्चन दिया गया, 21 आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी मानव विकास सूचकांक है वो किसके आधार पर तैयार किया जाता है, उसमें क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो पहला, विज्ञान, सूचना और प्रौद्योगिकी में सुधार है, इसको मानव विकास सूचकांक कहते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में सुधार है, इसके आधार पर मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। तीसरा, सूचना और संचार में सुधार। चौथा, निवेश, वित्त और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी में सुधार। तो इसमें सही विकल्प रहेगा स्वास्थ्य, शिक्षा और आय। जो मानव विकास सूचकांक है ये यूएनडीपी जारी करता है और वो 3 इसमें आधार मान के चलता है। एक तो स्वास्थ्य का स्तर देखता है, दूसरा शिक्षा कितनी है, और तीसरा एवरेज इनकम, औसत आय को देखा जाता है। ओके, तो बी आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन देखिए, 22वां प्रश्न है, ये भी आपका इकोनॉमिक्स का ही रहेगा, अर्थशास्त्र का, और ये भी आपके पहले चैप्टर जो विकास है उसमें से लिया गया। यह है पर्यावरण अवनयन। पर्यावरण अवनयन का मतलब है ना डिग्रेडेशन, कमी आ जाना, पर्यावरण प्रदूषण होना, ये कह सकते हो। पर्यावरण अवनयन के परिणाम राष्ट्रीय राज्य सीमाओं का सम्मान नहीं करते। ठीक, यानी कि जो पर्यावरण प्रदूषण की बात है तो वो राज्य या राष्ट्रीय सीमाओं की बात नहीं है। अगर प्रदूषण, पॉल्यूशन हो रहा है हरियाणा में तो दिल्ली में भी आएगा, यूपी में हो रहा है तो हरियाणा में आएगा, यूपी में हो रहा है तो राजस्थान भी जाएगा। पाकिस्तान का पॉल्यूशन है तो ये नहीं कि पाकिस्तान वाला है तो उसको वीज़ा लेकर के आना पड़ेगा, आ जाएगा। तो ये राज्यों की या फिर देश की सीमाओं का सम्मान नहीं करते। अब इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं फिर? तो ऑप्शन दिए गए, पहला आर्थिक विकास पे जोर दें, दूसरा मानव विकास पे जोर दें, तीसरा सतत विकास पर जोर दें, चौथा राष्ट्रीय विकास पे जोर दें। तो इसमें सही विकल्प रहेगा सतत विकास, इसका समाधान है। सतत पोषणीय विकास भी कह सकते हैं इसको, या धारणिक विकास भी कहा जा सकता है, एक ही बात है। सतत विकास का अर्थ है कि हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके विकास करेंगे तो उसे हम सतत पोषणीय विकास कहेंगे। यानी अगर हम पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेंगे, आने वाली पीढ़ी को सोच करके हम थोड़ा सोच समझ के अगर प्लानिंग करके विकास करेंगे तो ये पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी निपट जाएगी। तो सतत विकास है जिसके ऊपर हमें जोर देना चाहिए। ये भी आपके पहला जो चैप्टर है आपका इकोनॉमिक्स का विकास, उसी से ये प्रश्न लिया गया है। उसके बाद 23वां आपका प्रश्न है, ये आपका इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के दूसरे चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से लिया गया। यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब जो संगठित है, संगठित में क्या होता है कि जो संगठित क्षेत्र होता है वो वाले आते हैं जो सरकार के अंडर में तो नहीं, लेकिन सरकार के नियम कायदे कानूनों का पालन करते हो। जरूरी नहीं कि वो सरकार के अंडर में हो। जैसे गवर्नमेंट स्कूल है वो गवर्नमेंट के अंडर में, ऐसे ही हो सकता है कि प्राइवेट हो, HDFC बैंक प्राइवेट है लेकिन वो भी, उसमें भी वो सारी सुविधाएं होती है जो गवर्नमेंट सेक्टर में होती हैं। ओके, लेकिन कुछ सेक्टर होते हैं जहाँ पे सरकार के नियम कायदे कानूनों का पालन नहीं होता, वो होते हैं असंगठित क्षेत्र। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि कौन सा संगठित में आएगा।
एक ठेकेदार के लिए काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर, ये तो असंगठित में आएगा। सभी रोजगार लाभ प्राप्त करने वाला एक इंजीनियर, ये संगठित में आएगा क्योंकि उसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है। तीसरा, एक निजी स्कूल में सफाई कर्मचारी, ये भी असंगठित में क्योंकि सरकारी नियमों का पालन नहीं होगा वहाँ पर। एक दर्जी जो अपने घर पर कपड़े सिलता है, वो भी असंगठित में आएगा। ठीक, जो संगठित क्षेत्र में आते हैं ना, उनकी आय ज़्यादा होती है, आय फिक्स होती है, उनको सारी सुविधाएं मिलती है, उनको जब मर्जी नौकरी से नहीं निकाल सकते, जॉब सिक्योरिटी होती है। जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के पास फैसिलिटीज़ आप देखते हो ना, वही संगठित क्षेत्र में होती है फैसिलिटीज़। तो ये इसमें बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, ये चैप्टर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, एक बार देख लीजिएगा, 52 मिनट का सारा चैप्टर है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपका 24th जो क्वेश्चन है आपके सेक्शन ए का, यहाँ देखिए, ये भी आपका इसी चैप्टर से, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से लिया गया। तो इसमें दिया गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 प्रतिवर्ष न्यूनतम 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है, यानी कि जो भी रजिस्टर्ड है उनको कम से कम 100 दिन का काम धंधा दिया जाएगा, पक्का, गवर्नमेंट कहती है। ठीक, अगर सरकार इन 100 दिन के रोजगार को देने में असमर्थ रहती है, नहीं दे पाती, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा? सही विकल्प देखते हैं। इन दिनों के बदले भत्ते या मुआवजे का भुगतान करना होगा। दूसरा, इसके लिए एक योजना प्रदान करनी होगी। तीसरा, कम से कम 1/3 यानी कि तीसरे हिस्से की तो भत्ता देना पड़ेगा, ठीक है, वेतन देना पड़ेगा। चौथा, मुआवजे के रूप में उनको स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री देनी पड़ेगी। तो इसमें सही जो विकल्प है कि इस योजना के तहत कि अगर सरकार काम ना दे पाए तो इनके बदले उनको मुआवजा भत्ता मिलेगा, यानी कि घर बैठे उनको वेतन मिल जाएगा। ठीक, अगर काम नहीं दे पाए, मान लीजिए 80 दिनों का काम मिला, 20 दिनों का नहीं मिला, तो 20 दिनों का भत्ता उनको घर बैठे मिलेगा। तो ये आपका ए सही विकल्प रहेगा। तो ये था हमारा पहला जो सेक्शन था। 24 क्वेश्चन है और आपको करने यहाँ पर 20। ठीक, ईजी है ना, बहुत ईजी है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके रहने वाले प्री बोर्ड में और इसी टाइप के आपके बोर्ड में। अब जो हमारा सेकेंड सेक्शन है, यहाँ पर थोड़ा सा लेवल आगे चला जाएगा। ये सेक्शन बी है, यहाँ पे 18 आपको क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस। ठीक, कितने करने हैं? 18 आउट ऑफ 22। ये जो सेक्शन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस सेक्शन में अगर पार लग गए, इसका मतलब आप 95 पार जा सकते हो आसानी से। यहाँ पे पहला जो हमें प्रश्न दिया गया, ये दिया गया कि इसमें एक तस्वीर दी गई है जो जर्मनी की पहचान है। ठीक, इसमें निम्न तस्वीर जर्मनी की पहचान है जो आमतौर पर रोमांटिक युग और 1848 की क्रांति से भी जुड़ी हुई है ये। ठीक, रोमांटिक युग क्या था? सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसमें जो संस्कृति थी उसके आधार पर लोगों को आपस में जोड़ा गया था। इसमें से हमें पहचान करना है कि ये तस्वीर है किसकी। ओके, इसके नाम की हमें पहचान करना है। तस्वीर को देख लीजिए, देख लिया आपने। इसकी पहचान कैसे कर सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जिन भी देशों का वर्णन किया गया है पहले चैप्टर में, मुख्य तौर पे ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, ओके, फ्रांस, इन देशों का वर्णन किया गया है पहले चैप्टर में, मुख्य तौर पे यही देश है। तो इनके अगर राष्ट्र ध्वज को आप जानते हो तो आसानी से पहचान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पीछे जो राष्ट्र ध्वज है वो भी दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 4 विकल्प दिए गए कि ये तस्वीर किसकी है। पहला, ये मारियाना की है। मारियाना जो फ्रांस की देवी जिनको कहा जाता है, जैसे भारत माता है वैसे फ्रांस माता है। दूसरा, ये फिलिप वियत की तस्वीर है। तीसरा, ये जर्मेनिया की है। चौथा, ये ला इटालिया की है। तो इसमें सही विकल्प है ये जर्मेनिया की तस्वीर है, यानी कि जैसे भारत माता तो वैसे वो जर्मनी का एक तरीके से नारी रूपक था। उसी के आधार पे लोगों को संगठित किया गया था कि ये हमारा देश है, जैसे हमने भारत माता के आधार पे संगठित हुए थे। ओके, तो सी आपका सही विकल्प रहेगा। ये आपके हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 23 इंग्लिश मीडियम की बुक से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन उनके लिए है जो दृष्टिबाधित है, जो ब्लाइंड स्टूडेंट है उनको, क्योंकि वो इस तस्वीर को नहीं देख पाएंगे, तो उनके लिए ऑप्शन रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कि वो इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन जो जिसको सिर्फ पढ़ा जा सके वो कर पाए। यहाँ पे दिया गया, उस पर्शिया के राजा के नाम की पहचान करें जिसे वर्साई में आयोजित समारोह में जर्मन सम्राट घोषित कर दिया गया था। कब? 1871 में, जर्मनी के एकीकरण के बाद। सम्राट कौन बना था जर्मनी का, ये बताना है। तो इसमें आपका पहला विकल्प है विलियम प्रथम, दूसरा विलियम द्वितीय, तीसरा हेनरी 7, चौथा लुइस 4। तो इसमें सही विकल्प रहेगा आपका ए, जो विलियम फर्स्ट है, विलियम प्रथम है, उनको जर्मनी का सम्राट घोषित किया जाता है, जिनको हिंदी में केसर विलियम कहा जाता है, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन काइजर विलियम फर्स्ट होती है। ओके, तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल्कन राष्ट्रवाद के बारे में सही है या है। यह भी आपका हिस्ट्री का प्रश्न है। हिस्ट्री का लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है जो उस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, उसी में से ये प्रश्न लिया गया कि बाल्कन तनाव था, राष्ट्रवाद था, उसके बारे में सही जो है वो हमें निकालना अलग से।
तो इसमें पहला दिया गया कि ओटोमन साम्राज्य के पतन के कारण बाल्कन संघर्ष का क्षेत्र बन गया था, संघर्ष का क्षेत्र बन गया था। तो यहाँ पे ये तो सही बात है कि ओटोमन साम्राज्य, उसके अंडर में आते थे बाल्कन के सारे देश, और जब वो ओटोमन साम्राज्य उसका पतन हो गया तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, हर कोई आज़ाद होना चाहता था। दूसरा, इसमें ग्रीक, सर्ब, मोंटेनेग्रो आदि जाति समूह शामिल थे। ये भी सही है कि उसमें अलग अलग भाषा या संस्कृतियों के लोग रहते थे, अलग अलग देश थे। ठीक, ये भी सही है। तीसरा, ब्रिटिश और जातीय राष्ट्रों ने अपनी पहचान स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें ब्रिटेन भाई बिल्कुल भी नहीं था, उसका कोई लेना देना ही नहीं था। ठीक, तो इसमें पहले दो विकल्प है वो सही है। अब इसमें से सही विकल्प को हमें चुनना है कि सही क्या है इसमें से। तो इसमें जो आपका विकल्प 1 और विकल्प 2 है वो सही है बाल्कन के संबंध में, तो हमारा ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, ये आपका हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो नेक्स्ट हमारा 27वां जो प्रश्न लिया गया, यह सिलेसिया का विद्रोह से संबंधित। सिलेसिया के विद्रोह का हालांकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये कब हुआ था और क्यों हुआ था। तो सिलेसिया के बुनकरों ने 1845 में ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक, अब विद्रोह क्यों किया था ये हमें बताना है। ओके, 4 विकल्प दिए गए। ठेकेदारों ने अपने बकाया का भुगतान नहीं किया था, ठेकेदारों ने कुछ को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया था, ठेकेदारों ने सरकारी नीतियों को लागू किया था, ठेकेदारों ने उन्हें उच्च ब्याज पर ऋण दिया था। तो इसमें सही विकल्प जो है, सबसे उचित विकल्प है वो है ए, ठेकेदारों ने अपने बकाया का भुगतान नहीं किया था, इसलिए जो सिलेसिया के बुनकर थे उन्होंने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ओके, तो ये आपका सही विकल्प रहेगा। ये भी आपके हिस्ट्री के पहले चैप्टर में से लिया गया, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन इनके बारे में दिया गया, वहीं से ये प्रश्न लिया गया। उसके बाद 28वां जो आपका प्रश्न रहेगा उसको देखिए, ये भी आपका हिस्ट्री का पहले चैप्टर है, उसी से प्रश्न लिया गया। उस प्रमुख पहलू की पहचान करें जिसने ब्रिटेन में एक राष्ट्र राज्य के निर्माण में मदद की। इसमें से उसकी एक ऑप्शन है वो ऐसा है जिसने ब्रिटेन के एकीकरण में मदद की थी। ठीक, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। 1688 में पहला दिया गया, 1688 में ब्रिटेन के सम्राट ने अंग्रेजी संसद के साथ युद्ध लड़ा था। पहली चीज़ तो अगर लड़े होते तो भी उससे एकीकरण का कोई लेना देना नहीं था। दूसरा, ये लड़ा नहीं गया था, तो ये तो सही नहीं है। दूसरा, संसद ने एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से राजशाही से सत्ता छीन ली थी। रक्तहीन क्रांति होती है 1688 में, संसद ने राजशाही से शक्तियां छीन ली थी। ठीक, हासिल कर ली थी, तो ये सही विकल्प है। ओके, यहीं से शुरुआत होती है ब्रिटेन के एकीकरण की। उसके बाद सी दिया गया, आयरलैंड और वेल्स के साथ युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण हुआ, उनके साथ युद्ध हुआ ही नहीं था। ओके, चौथा विकल्प है, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का गठन कई विद्रोहों का परिणाम था, ऐसा भी नहीं था। तो इसमें सही जो विकल्प है वो आपका बी है कि 1688 में संसद ने एक रक्तहीन क्रांति के माध्यम से राजशाही से, राजतंत्र से सत्ता हथिया ली थी, जिसने ब्रिटेन के एकीकरण की शुरुआत की थी। तो ये आपका बी सही विकल्प रहेगा। उसके बाद 29वां जो हमारा प्रश्न रहेगा कि दिए गए संकेतों की सहायता से मिट्टी की पहचान करनी है। ओके, यहाँ पे ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ये आपके पहले चैप्टर से लिया गया है। पहला जो आपका प्रश्न है, पहला जो आपका चैप्टर है संसाधन और विकास, वहाँ से लिया गया। तो यहाँ पे दिए गए, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में ये विकसित होती है। जहाँ पे तापमान भी ज़्यादा होता है, वर्षा भी ज़्यादा होती है, उससे चट्टानों के चूर्ण बनने से वो मिट्टी बनती है। इसमें ह्यूमस की कमी होती है। ओके, ह्यूमस नहीं होता ज़्यादा इसमें। तीसरा है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए। पहला, ये वन मिट्टी है। ओके, दूसरा, ये पीली मिट्टी है। तीसरा, ये काली मिट्टी है। चौथा, ये लेटराइट मिट्टी है। ओके, तो 4 विकल्प है, इसमें से सही विकल्प आपका लेटराइट मिट्टी रहेगा। जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की पहाड़ियों पर कॉफ़ी पैदा की जाती है, वो कॉफ़ी है कहाँ होती है, लेटराइट मिट्टी में होती है, और वो लेटराइट मिट्टी यहीं पर पाई जाती है। ठीक, तो ये आपका डी सही विकल्प रहेगा। लेटराइट मिट्टी वहीं मिलती है जहाँ पर तापमान भी अधिक होता है और बारिश भी अधिक होती है, तो चट्टानों के वो खुदने से जो चूर्ण बनता है ना, उसी से ये मिट्टी बनती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया, ये भी हमें दिया गया पहले चैप्टर में से, ज्योग्राफी भूगोल के। जो ज्वारीय ऊर्जा है को हम निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रख सकते हैं, किस प्रकार के संसाधन में रखेंगे। ज्वारीय ऊर्जा क्या, ये समझ लीजिए कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार जब पानी ऊपर जाता है, भाटा जब नीचे आता है, तो जब ज्वार पानी ऊपर जाता है तो वो आगे की तरफ आता है, तो उस पानी को रोक लिया जाता है और उससे बिजली पैदा की जाती है। ठीक, इतना ही समझ लीजिए, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, चैप्टर में हमने बताया। तो ज्वारीय ऊर्जा ये जो ज्वारीय ऊर्जा है वो किस प्रकार का संसाधन है ये बताना है। पहला विकल्प है ये नवीकरणीय है, दूसरा गैर नवीकरणीय है, तीसरा वास्तविक है, चौथा संभावित है। तो ये सही विकल्प आपका रहेगा ए, नवीकरणीय। भाई समुद्र का पानी तो उतना ही रहना है,
उतना ही रहना ना, बार बार आएगा, ज्वार भाटा आएगा, हम उससे बिजली पैदा करते रहेंगे, तो ये नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। तो ये आपका सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे। 31वां अपना प्रश्न दिया गया। 31वां प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन करना है। सत्ता की साझेदारी से संबंधित दिए गए हमें। पहला, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। अच्छा है भाई, अच्छी बात है सत्ता की साझेदारी होना। तो दूसरा, इससे विभिन्न समूहों में सामंजस्य बनता है, तालमेल बनता है। जब हम मिल बांट करके अगर शक्तियां दी गई तो तालमेल भी बनता है, ये भी सही है। इससे शासन में पारदर्शिता आती है, ये भी सही है। चौथा दिया गया, इससे पार्टियों के बीच में सामाजिक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। भाई सत्ता की साझेदारी से बिल्कुल ऐसा पैदा नहीं होता। तो इसमें ए बी सी हमारे करेक्ट आंसर है, पहले, दूसरे और तीसरे। ठीक, ये हमारे सही विकल्प है। तो चलिए हमें चुनना है कि सही विकल्प कौन सा रहेगा। तो इसमें आपका ए जो विकल्प है वो सही रहेगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा दिया गया। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया ये हमारा दिया गया है पोल साइंस के दूसरे चैप्टर संघवाद में से। यहाँ पे दिया गया कि एक संघीय राष्ट्र में न्यायपालिका एक अंपायर के रूप में कार्य कैसे करती है। न्यायपालिका को अंपायर कहा जाता है। तो अंपायर का काम समझ में आता ना, क्या होता है अंपायर का काम। तो वही यहाँ पे विकल्प हम देख लेते हैं कि कैसे कार्य करती है। केंद्र और राज्य पर न्यायपालिका शासन करती है, ये तो नहीं है। ये केंद्र और न्यायपालिका मिलकर के काम करते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये न्यायालय है वो संविधान के मूल ढांचे को बदल सकता है, ऐसा भी नहीं है कि वो ही बदलेगा। चौथा है, न्यायालय संविधान की व्याख्या करने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये सही विकल्प है। तो इसमें डी आपका सही विकल्प रहेगा। अंपायर का कार्य इसलिए करते हैं कि जो संविधान है क्या उसका सही से पालन हो रहा कि नहीं हो रहा, ये कोर्ट देखती है। ठीक, जुडिशरी देखती है हमारी। अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो गवर्नमेंट को टोका भी जा सकता है। ओके, और संविधान को लेकर के कोई कंफ्यूजन हो कि अच्छा ये रूल है या वो रूल है, तो जैसे अंपायर करता है ना डिसाइड, की फाइनल डिसीजन वो करेगा कि क्या सही है, तो यही कोर्ट ही करती है कि क्या कहता है संविधान। इसलिए डी हमारा सही विकल्प रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या आपका 33वां हमारा प्रश्न रहेगा कि नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन है, एक अभिकथन है और एक कारण आर दिए गए। ठीक, इसमें से सही विकल्प को हमें चुनना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है कि श्रीलंका में सिंहला को राज्य की एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था श्रीलंका ने। तो ये बिल्कुल सही है। उन्होंने जो सिंगला भाषा है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज या राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया था, अकेली एक ही उसी भाषा को। दूसरा कारण दिया गया, यानी कि ये सही है। दूसरा कारण दिया गया कि श्रीलंका की सरकार अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म को बढ़ावा देना चाहती थी। ठीक, तो ये भी सही है। वो अपनी इसी भाषा संस्कृति को, जिसको वो अपना मानती थी, उसको बढ़ावा देना चाहती थी, इसलिए ऐसा किया गया था। तो ये भी सही है। ओके, तो यहाँ पर ये इसकी व्याख्या करा क्या है आपको, जैसे इस टाइप के प्रश्न को कैसे करना है, पहले देखिए एक एक चीज़ को देखिए, क्या ये सही है, मार्क कर लीजिए, ये सही है। ठीक है, अब देखना है कि क्या ये दूसरा है वो पहले क्यों व्याख्या करा, एक्सप्लेन करा है। यहाँ देखिए बिल्कुल एक्सप्लेन करा ना कि ये क्यों किया गया, तो फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया कि सरकार अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म को बढ़ावा देना चाहती थी, एक्सप्लेन किया गया ना। तो इसमें हमें जो सही विकल्प है अब हमें फाइंड आउट करना है। तो पहला जो अपना विकल्प दिया गया है वो दिया गया कि ए और आर दोनों सत्य है, दोनों सत्य है, बिल्कुल सही बात है। और आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है, ये भी सही है। तो इसमें आपका ए विकल्प है वो सही रहेगा, यानी कि दोनों सही भी हैं, सत्य भी हैं, और आर है वो ए को ठीक से एक्सप्लेन भी कर रहा है, कारण भी बता रहा है। तो इसमें ए विकल्प आपका सही रहेगा, आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं। ठीक, उनको आपस में मैच करना है। तो कॉलम ए में दिया गया है और बी में दिया गया। ए में दिया गया आपका सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक, ये सूचना प्रौद्योगिकी है, ये आपका फोर्थ होगा। ठीक, उसके बाद जो पुलिस दिया गया, पुलिस आपका आ जाएगा थर्ड में। ओके, उसके बाद दिया गया शिक्षा, शिक्षा है ये आपका समवर्ती सूची में आ जाएगा। रक्षा है ये संघ सूची में आ जाएगा। ठीक, यानी कि ये क्या दिया गया, एक साइड में दिया गया विषय और दूसरी साइड में कि किस सूची में आते हैं, कौन इसके ऊपर कानून बना सकते हैं। जो आईटी है उस वक्त संविधान में था ही नहीं, क्योंकि उस वक्त थोड़ी कंप्यूटर थे। तो यह आता अवशिष्ट सूची में, इसके ऊपर संघ है, केंद्रीय सरकार कानून बनाती है। पुलिस राज्य सूची में आता है, राज्य सरकार कानून बनाती है पुलिस को लेकर के। शिक्षा संवर्ती सूची में आता है, दोनों ही कानून बना सकते हैं। और जो रक्षा है वो संघ सूची में आता है। ठीक, तो ये हमने मैच कर दिया। इसका सही विकल्प देखना है, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, ठीक, तीसरे का फर्स्ट और जो चौथा उसका सेकंड। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही रहेगा। तो यहाँ पे पहले का फोर्थ दिया गया है, दूसरे का थर्ड दिया गया है, तीसरे का हमें देखना है, तीसरे का फर्स्ट दिया गया है,
चौथे का सेकंड दिया गया, तो ये हमारा ए ही सही विकल्प रहेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अब हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया है, ये भी प्रश्न हमारा पोल साइंस के सेकंड चैप्टर से है, जो पिछला भी हमारा पोल साइंस के सेकंड चैप्टर से ही रिलेटेड था। तो यहाँ पे दिया गया 35वां हमारा प्रश्न है कि अनीता केंद्र सरकार में भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में शामिल हो रही है, वो कोई एग्जाम दे रही है, और 8वीं जो अनुसूची है उसमें उल्लिखित कितनी भाषाओं में परीक्षा देने का विकल्प चुन सकती है। हमारी संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुछ भाषाओं को शामिल किया गया है। जितनी भाषाओं को शामिल किया गया है उसमें कोई भी नागरिक परीक्षा दे सकता है। ठीक, तो हमें वो बताना है कि कितनी भाषाएं हैं कि जिसमें वो परीक्षा दे सकती है। तो इसमें पहला विकल्प है 18, दूसरा 21, तीसरा 22, चौथा 25। सही विकल्प रहेगा सी 22 भाषाएं। इसमें दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, कई बार दिया जाता है हिंदी के अलावा कितनी भाषाएं, तब 21 रह जाएगी ना, हिंदी एक निकल गई, हिंदी के साथ मिला दें तो 22 हो जाती है। ओके, तो कुल 22 भाषाएं जो अनुसूचित भाषा की सूची में शामिल है। उसके बाद 36वां हमारा प्रश्न देखिए। 36वां जो प्रश्न दिया गया इस सैंपल पेपर में कि निम्नलिखित जानकारी की सहायता से भारत सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था है उसको पहचाना कि किस प्रकार की ये प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जा रही है। जिसमें दिया गया कि केंद्र और राज्य सरकारों के साथ स्थानीय सरकार के पास शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ठीक, दूसरा है इसे सरकार का तीसरा सत्र कहा जाता है। राज्य सरकारों को शक्तियां राजस्व, यानी कि जो राजस्व क्या हो गए, रेवेन्यू हो गए, कर इकट्ठे करने का अधिकार है, उसके साथ साझा करने की आवश्यकता होती है। यानी कि राज्य सरकारें अपनी कुछ शक्तियां और कुछ कर हैं वो स्थानीय सरकार को देती है। तो ये तीन विशेषताएं बता दी। तो इसको क्या कहेंगे, इस सिस्टम को, इस तंत्र को? तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए। पहला, इसे संघीय प्रणाली कहेंगे। दूसरा, इसे एकात्मक संघीय व्यवस्था कहेंगे। तीसरा, इसमें विकेंद्रीकृत प्रणाली कहेंगे। चौथा, इसे बोलेंगे एकात्मक प्रणाली। तो ये जो विकल्प दिया गया कि 3 प्रकार की सरकार है और इसमें से शक्तियाँ वो तीसरे प्रकार की सरकार को दी गई, इसे बोलते हैं विकेंद्रीकृत प्रणाली। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक, विकेंद्रीकरण, बंटवारा होना। तो ये आपका सी सही विकल्प रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये आपका पोल साइंस का क्वेश्चन है जो सेकंड चैप्टर से लिया गया संघवाद से। उसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न है ये भी आपके पोल साइंस के सेकंड चैप्टर संघवाद से लिया गया है। तो यहाँ पे प्रश्न हमें दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प साबित करता है कि भारत एक अर्धसंघीय राज्य है, यानी कि एक अर्धसंघीय देश है, कि इसमें संघवाद तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं, कुछ अलग है। ठीक, तो यहाँ पे पहला कि केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियाँ हैं। दूसरा, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। तीसरा, केंद्र राज्यों के पास समान शक्तियाँ हैं, ऐसा तो नहीं है। चौथा, केंद्र के पास मुद्रा और रेलवे जैसे महत्वपूर्ण विषय हैं, ये भी सही है। तो इसमें ये जो तीनों कारण हैं वो ये प्रूव करते हैं कि हमारे यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा बराबर नहीं है, केंद्र राज्य एक बराबर नहीं है। यहाँ पे जो केंद्र है वो ज़्यादा शक्तिशाली है। तो यहाँ पर अर्धसंघीय प्रणाली, क्योंकि जो संघीय प्रणाली होती है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास लगभग बराबर शक्तियाँ होती है। ओके, तो यहाँ पर ये तीनों विकल्प है, पहला, दूसरा और चौथा, ये तय करते हैं कि भारत एक अर्धसंघीय देश है। तो यहाँ पे देखिए किसमें दिए गए, तो यहाँ पर बी आपका सही विकल्प हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये विकल्प हमें चुनने हैं। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न रहेगा, चलिए उसको देखते हैं। अगला जो 38वां हमारा प्रश्न है 38th, ये भी आपके संघवाद चैप्टर से लिया गया कि भारतीय संविधान में संघवाद के सिद्धांत के बारे में सही जो कथन है उनकी पहचान करनी है। ठीक, कि ये संघवाद के सिद्धांत है उनसे संबंधित, कि संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया, सही बात है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा है उस संविधान की मूल विशेषता, ये भी सही है। सत्ता की साझेदारी इस व्यवस्था में बदलाव करना आसान है, बदलाव करना आसान तो नहीं है। संसद स्वयं इस व्यवस्था में परिवर्तन कर सकती है, अपने आधार पर वो परिवर्तन नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें राज्यों का भी सहमति होना आवश्यक है। तो इसमें पहले और दूसरे जो कथन है वो संघवाद से संबंधित सही है। तो विकल्प दिए गए हमें 4, इसमें से आपका पहला जो विकल्प है वो सही रहेगा, फर्स्ट और सेकंड। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि दिए गए प्रश्न में 2 कथन, एक अभिकथन ए और कारण आर दिए गए। ठीक, इन कथनों को पढ़ना है और उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। तो कथन दिए गए, मानव विकास बताता है कि एक देश में कितना सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ है। मानव विकास ये बताता है कि एक देश में कितना सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ, तो ये सही बात है। दूसरा आ रहा है, 2 देशों के राष्ट्रीय आय की तुलना मानव विकास सूचकांक की व्याख्या करती है। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, मानव विकास सूचकांक का सिर्फ राष्ट्रीय आय से लेना देना नहीं है। ओके, तो इसमें ए सही है और आर जो है वो सही नहीं है। ठीक, यानी यहाँ पर आपका ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, तो आपका सी आपका सही विकल्प रहेगा। ओके,
उसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया 40वां प्रश्न है, किसमें सही हमें मैच करना है। तो इसमें उदाहरण दिए गए और उसके बाद सेक्टर दिए गए, पहचानना कि ये कौन से सेक्टर में आएगा। तो इसमें कोरियर सर्विस है, वो किस में आएगी, कोरियर सर्विस हमारी आएगी, जैसे ये सेवाएं होगी तो सेवाएं किस में आती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तो इसमें तृतीयक में रहेगी। ओके, मछुआरे हैं ये आपके प्राथमिक में आ जाएंगे। क्लियर, इसमें देखिए उसके बाद इसमें दिया गया, एक मिनट प्रश्न को देखिए कि इसमें से कौन सा सुमेलित है ये फाइंड आउट करना है, सही विकल्प चुनना है। आगे हमें विकल्प नहीं दिए गए, इसमें से सुमेलित कौन सा ये हमें चुनना है। ठीक, तो इसमें जो कोरियर है वो तृतीयक क्षेत्र में होता है, बिल्कुल सही विकल्प है। मछुआरे वो द्वितीयक क्षेत्र में होते हैं, ये सही विकल्प नहीं है। बढ़ई प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, तो ये भी सही विकल्प नहीं है। जो बढ़ई मतलब फर्नीचर का काम करते हैं वो सेवा क्षेत्र में आ गए। परिवहन और द्वितीयक में आती है, ये भी सही विकल्प नहीं है। तो जो कोरियर सर्विस होती है वो तृतीयक में आती है। ठीक, सेवा क्षेत्र में आ गए ना, तो ये आपका सही विकल्प रहेगा। क्लियर, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप प्रश्न को जल्दबाजी में नहीं देख पाते, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न को पहले समझना है कि पूछा क्या है। तो इसमें से हमें सिर्फ बताना है कि क्या सही है, सही से सुमेलित कौन सा है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित आंकड़े और जानकारी को ध्यान से पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से सबसे अधिक उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। यहाँ देखिए 2007 में 3 देशों के नागरिकों की आय की बात की गई। यहाँ पहले इसको देख लीजिए। जो कंट्री ए है उसमें 5 नागरिक हैं, उनकी आय है 9500, 9500, 10,500, 9800, 10,000 और 10,200। ओके, एवरेज इनका आ जाएगा 10,000, एवरेज आ रहा है ना प्रति व्यक्ति आय, जो औसत आय, और लगभग ज़्यादा अंतर भी नहीं है, सारे एक जैसे हैं। दूसरा कंट्री बी है 500, 500, 500, 500, 48,000, एवरेज तो यहाँ पर भी इतनी है, लेकिन यहाँ पे एक देश यानी कि कुछ नागरिक बहुत ज़्यादा अमीर है और बाकी बहुत ज़्यादा गरीब है, यानी कि एक तो अंबानी अडानी है और दूसरे बाकी सब रह गए हमारे जैसे। कंट्री सी है, इसमें देखिए 5,000, 1,000, 15,000, 4,000, 25,000, यहाँ पर भी अंतर है और इतनी औसत आय है वो भी कम है। ठीक, ये हमने देख लिया तीनों देशों को। अब यहाँ पर नीचे कुछ और दिया गया, चलिए उस कहानी को पढ़ते हैं। इन्होंने क्या दिया कि यहाँ पे रीता है या रीटा है, जो भी है, कि रीटा है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC, उसमें काम करती है, उसकी कर्मचारी है, जिसका हर 3 साल की सेवा के बाद ट्रांसफ़र हो जाता है, अलग अलग देशों में हो जाता है। ऊपर दी गई तालिका में से 3 देशों में से किसी एक को उसकी अगली नौकरी के स्थान के रूप में उसे चुनने का मौका दिया जाएगा। अब वह दिए गए आंकड़ों के अनुसार इन सभी देशों की औसत आय की गणना करेगी। ठीक, औसत आय देखेगी और वो ए देश को चुनती है। ओके, औसत आय को देखा और उसने चुना ए देश को। अब ए को क्यों चुना, कि उस कारण की पहचान करनी है कि रीटा ने ए देश को चुना। जैसे औसत आय की बात करें तो बी की भी तो उतनी थी, अब उसने ए को ही क्यों चुना। चलो सी को नहीं चुना तो समझ में आता कि उसकी औसत आय कम थी। तो ए को चुनने का कारण बताना है कि इसके अधिकांश नागरिक अमीर हैं, पहला है। दूसरा, इसमें आय का समान वितरण है। तीसरा, इसके नागरिकों की राष्ट्रीय आय अधिक है। चौथा, इसके नागरिकों की औसत आय कम है। तो इसमें सही जो विकल्प रहेगा कि आय का सबसे समान वितरण है, एक बराबर वितरण है, वहाँ पे अमीर गरीब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए उसने चुना। तो बी हमारा सही विकल्प रहेगा, सही आंसर रहेगा। उसके बाद 42 हमें क्वेश्चन दिया गया। 42वां प्रश्न है हमारा, विजय है वो कुपोषित है। ठीक, कुपोषित है, उसका वजन 45 किलोग्राम है और उसकी ऊंचाई है वो 1.78 मीटर है। ठीक, और इसमें से सही विकल्प में से हमें उसका बॉडी मास इंडेक्स है वो ज्ञात करना है। बॉडी मास इंडेक्स है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, जो किलोग्राम में वजन है, केजी है, बाय मीटर स्क्वायर, उससे हम भाग देते हैं। निकाल लोगे ना, मैथ्स भी आपका अच्छा होगा तो आप निकाल लोगे। यानी कि अगर हमें 2 चीज़ें दी गई तो वेट हो गया हमारा, और उसके बाद हमारा हो गया 45, और उसके बाद 1.78 स्क्वायर हो जाएगा ना, मीटर स्क्वायर। तो इससे हम निकालते हैं, ये हमारा फॉर्मूला रहता है बॉडी मास इंडेक्स निकालने का। तो यहाँ पे इसमें से उसका बॉडी मास इंडेक्स क्या होगा, तो कैलकुलेट करेंगे तो 12.6 रहेगा, आपका ए सही विकल्प रहेगा। ठीक, तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। तो इसको अगर कभी भी दिया जाए इस टाइप से तो आप कैलकुलेट करके निकाल लेना, जो निकलेगा वो आपका सही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा हमारा 43rd क्वेश्चन, 43वां हमारा प्रश्न है। 43वां प्रश्न दिया गया कि एक महिला है, अपने गांव में मिठाई की दुकान पर अनुबंध के आधार पे काम करती है। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करिए, किसके, एक स्वीट शॉप है उसमें। उसे दिन भर काम करने के बाद कम वेतन मिलता है। उसे कोई अवकाश या फिर सवैतनिक छुट्टी भी नहीं मिलती, यानी कि अगर छुट्टी पे रहेगी तो उसकी छुट्टी मतलब वेतन कट जाएगा उसका।
ओके, अब बताइए कि वो कौन से सेक्टर में काम करिए। पहला प्राथमिक सेक्टर, दूसरा सेवा क्षेत्र, तीसरा संगठित, चौथा असंगठित। तो इसमें वो असंगठित क्षेत्र में काम करिए। असंगठित क्षेत्र में सरकारी नियम कायदे कानून है उनका पालन नहीं होता, काम करने के घंटे ज़्यादा होते हैं, वेतन कम होता है, सुविधाएं नहीं मिलती है, वो सब कुछ असंगठित क्षेत्र में होता है। तो ये असंगठित क्षेत्र में काम करिए, तो डी आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद 44वां हमारा प्रश्न है, उसको देखिए। 46वें के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ कि हमने क्या समझा अब तक। 44वां जो हमारा प्रश्न है कि 2017 और 18 के आंकड़ों के अनुसार भारत में रोजगार में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी कितनी है, वो दी गई हमें। प्राथमिक क्षेत्र में 44% है, जो हमारा द्वितीयक सेक्टर है उसमें 25% है, और तृतीयक में हमारे आ जाते हैं 31% लोग हैं वो काम धंधे में लगे हुए। अब हमें बताना है कि इसमें से तीनों क्षेत्रों में से प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का अनुपात उच्च क्यों है, ज़्यादा लोग वहाँ पर क्यों हैं, उसका कारण क्या है। तो इसमें सही विकल्प है उसको हमें चुनना है। पहला, प्राथमिक क्षेत्र के श्रमिक है वो अल्प रोजगार हैं वहाँ पर। दूसरा, द्वितीय क्षेत्र में कम रोजगार के अवसर है इसलिए वो प्राथमिक में बने। रोजगार के अवसर सभी क्षेत्रों में समान नहीं है इसलिए वो वहाँ पर बने हुए। तीसरा, द्वितीय क्षेत्र में नौकरी के अवसरों की आउटसोर्सिंग की जाती है, बाहर से ठेके पे रख लिए जाते हैं। सही विकल्प ए रहेगा। जो प्राथमिक क्षेत्र में रोज लगे हुए लोग दिखते हैं हमें कि रोजगार प्राप्त है, वास्तव में अल्प रोजगार है उनके पास, वो काम धंधा तो करें हालांकि उनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो काम धंधा कर पाएँ, इसलिए वो वहीं पे अटके, वहीं पे लटके हुए हैं। ओके, तो ये आपका सही विकल्प रहेगा। अल्प रोजगार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 3 लोगों की आवश्यकता है और वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे हैं, तो अल्प रोजगार है। दोनों को हटा दें तो भी प्रोडक्शन उतना ही होना है, तो वहाँ पे ज़रूरत 5 की है नहीं। तो जो 44% लगे हुए उनकी ज़रूरत है नहीं, है कम की, लेकिन ऑप्शन नहीं है ना, बेरोजगारी बहुत है इसलिए वहीं पे लगे हुए हैं। ओके, उसे हम अल्प रोजगार बोलते हैं, या इसको हम छुपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न रहेगा, चलिए उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 45 है, 45वां प्रश्न दिया गया। 45वां प्रश्न नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन अभिकथन ए और कारण आर के रूप में दिए गए। कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें अभिकथन हमें दिया गया कि पूरी दुनिया में कच्चे तेल का भंडार घट रहा है, इसके लिए हमें स्थायी विकल्प खोजने की ज़रूरत है। सही बात है। तेल और पेट्रोल की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये भी सही बात है। ओके, तो दोनों विकल्प सही हैं। अब ये कि तेल का भंडार घट रहा है और कीमतें बढ़ रही है, हालांकि आपस में इसको एक्सप्लेन ये नहीं कर रहा है ना, तो दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो चलिए सही विकल्प का हम चयन करते हैं। तो इसमें हमारा बी सही विकल्प हो जाएगा। इसमें कि ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला जो हमारा प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या आपका 46 है, 46वां है कि एक आदमी है, ओके, वो खाद्य प्रसंस्करण, ये क्या होता है भाई, फूड प्रोसेसिंग का एक फार्म है, उस पर कार्य करता है। उसे बहुत अधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक, बहुत मेहनत करता है वो। उसकी पत्नी और बेटी भी हर दिन खेत में उनके काम में मदद करती है। किस प्रकार का रोजगार है ये, किस प्रकार का रोजगार है हमें बताना है। पहले ये अल्प रोजगार है, दूसरे मौसमी रोजगार है, तीसरा वो अति रोजगार है, चौथा वो चक्रीय रोजगार है। तो इसमें आएगा ई, ये अल्प रोजगार है कि वो काम बहुत अधिक कर रहा है, ठीक। उसकी बीवी और उसकी बेटी भी काम करते दिखाई दे रहे हैं, हालांकि मदद करते हैं लेकिन ज़रूरत शायद नहीं है, वो लगे हुए हैं, ज़्यादा लगे हुए हैं, आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। तो ऐसा आता है छिपी हुई बेरोजगारी या अल्प रोजगार में आता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी उससे बोल देते हैं। तो ये आपका ई में आएगा, ए आपका सही विकल्प रहेगा। एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये 2 बार आ चुका है कि छुपी बेरोजगारी 2 प्रकार की सिचुएशन में होती है। जैसे किसान के पास 3 एकड़ ज़मीन है और उसमें वो घर के 6 लोग लगे हुए हैं, ज़रूरत है 3 लोगों की, तो यहाँ पर 3 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, उनके एक्स्ट्रा लगने से उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, उनको निकाल दें तो उत्पादन कम नहीं होगा। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी, अल्प बेरोजगार या फिर छुपी हुई बेरोजगारी कहलाएगी। ऐसे एक और सिचुएशन होती है, मान लीजिए कि कोई प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा है, वो 10,000 उसको सैलरी मिल रही है और वो बंदा या बंदी डिजर्व करते हैं 20,000 या 30,000 40,000 रुपये, ठीक। अब दिख तो रहा ना कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जितना डिजर्व करते हैं उनको मिल नहीं रहा, तो ये भी आपका अल्प रोजगार या फिर छुपी हुई बेरोजगारी में आएगा, ठीक। ये 2 सिचुएशन होती है। ये था हमारा 46वां प्रश्न, जो कि आपके सेक्शन बी का आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपके लिए सेक्शन बी है वो गेम चेंजर रहने वाला है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए वो थोड़े से लेंथी है, स्टेटमेंट अच्छी खासी दी गई
ओके, इसमें 2 हमारे अभिकथन और कारण वाले प्रश्न भी आए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, एक तो इन प्रश्नों को पढ़ने में, और दूसरा ये कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रश्नों को ट्रिकी रहेंगे, उनको समझना है। जो आपका ए रहेगा उसमें कहीं पर भी कुछ नहीं, सरपट आपकी गाड़ी दौड़ेगी। बी में आपको प्रश्नों को ध्यान से समझना है, ठीक, क्योंकि 18 क्वेश्चंस तो आपको करने ही होंगे, करेक्ट करने होंगे। और हालांकि मुश्किल कोई नहीं था, ये भी देखा आपने कि टफ कोई नहीं था, थे इजी, लेकिन जो प्रश्न थे वो थोड़े इतने लेंथी दिए गए थे कि कहीं दिमाग कई बार हम पूरा ना रीड करें तो घूम सकता है। उसके बाद सी जो हमारा ऑप्शन दिया गया, सी जो हमारा पार्ट दिया गया, इस सेक्शन में हमें टोटल दिए गए 12 क्वेश्चन। कितने हैं? 12 क्वेश्चन है, और उसमें से हमें 10 क्वेश्चन करने हैं। इसमें 2 केस हमें दिए गए, केस स्टडी दी गई, सोर्सेज दिए गए। चलिए पढ़ते हैं पहले सोर्स को। पहला जो सोर्स है इसको पढ़ना है, इसमें ग्रिम्स फेरी टेल्स है, जर्मनी में एक जाना पहचाना नाम है, यानी कि फेरी टेल्स है वो, इस नाम से बुक सीरीज आती है और जर्मनी में हर कोई पढ़ता है। जैसे अपने यहाँ पे पंचतंत्र की कहानियाँ ना, ऐसे ही जर्मनी में ग्रिम्स फेरी टेल्स है। जेकब और विल्हेम ग्रिम भाइयों का जन्म जर्मनी के शहर हनाऊ में हुआ था। हालांकि दोनों ने कानून की पढ़ाई की थी, एलएलबी वगैरह की होगी, और उनकी जल्द ही पुरानी लोक कथाओं को इकट्ठा करने में रुचि विकसित हुई। उन्होंने गांव-गांव यात्रा करते हुए लोगों से बात करने में, परियों की कहानियां लिखने में, जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही थी, दादा से परदादा से आगे बढ़ती जा रही थी, उनको इकट्ठा करने में लगभग 6 वर्ष बिताए। यानी कि 6 वर्षों में उन्होंने वो लोक कथाओं को इकट्ठा किया। ये कहानियां बच्चों और वयस्कों दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थी उस वक्त। जब उन्होंने पब्लिश की तो लोगों ने बड़ा पसंद किया। 1812 में उन्होंने कहानियों का अपना पहला संग्रह प्रकाशित किया था। इसके बाद दोनों भाइयों उदार राजनीति में सक्रिय हो गए और विशेष रूप से प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने आंदोलन किया। इस बीच उन्होंने जर्मन भाषा का 33 खंड का, 33 खंड मतलब 33 पार्ट आए थे, 33 वॉल्यूम आए थे। एक शब्दकोश मतलब डिक्शनरी को भी पब्लिश किया था उन्होंने, ठीक, ये सब कुछ किया। उसके बाद ग्रीम भाइयों ने जो फ्रांसीसी वर्ष था, फ्रांसीसी भाषा का जो दबदबा था उस वक्त यूरोप में, उसको जर्मनी संस्कृति के लिए खतरे के रूप में देखा। उन्हें लगा कि अगर ये फ्रांसीसी भाषा है, जो कि आमतौर पे धनी लोग बोला करते थे पूरे यूरोप में, कि ये जो है वो जर्मन कल्चर के लिए, जर्मन भाषा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। उनका मानना था कि उन्होंने जो लोक कथाएं एकत्र की है वे जर्मन आत्मा की शुद्ध और प्रमाणिक अभिव्यक्ति है, ये जर्मन लोगों की कल्चर से जुड़ी हुई है। उन्होंने लोक कथाओं को इकट्ठा करने और उन्हें विकसित करने को फ्रेंच वर्षव के विरोध करने के रूप में तथा जर्मन भाषा के विकास और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान विकसित करने के तौर पर लिया। उन्होंने कहा कि ये जो लोक कथाएं इकट्ठी की है, इससे एक तो फ्रेंच भाषा का दबदबा कम होगा, इससे जर्मन भाषा का विकास होगा और इससे जर्मन की राष्ट्रीय पहचान है वो विकसित होगी, लोग आपस में जुड़ेंगे, कल्चर को समझेंगे अपनी। ओके, तो ये हमारा स्रोत हो गया। अब हमें इस पर आधारित कुछ प्रश्न है जिनको हमें हल करना है। 47वां हमारा 47th हमारा प्रश्न दिया गया, 47th है, ग्रीम भाइयों ने कहानियों के लोक चरित्र को बदले बिना उन्हें पढ़ने योग्य रूप क्यों दिया था? यानी कि उनके लोक चरित्र को नहीं बदला, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया था कि आसानी से लोग पढ़ पाएं, ठीक। तो इसमें पहला कि संग्रह का जर्मनी में व्यापक प्रचार प्रसार हुआ था। दूसरा, यह काल्पनिक कहानियों के संग्रह के लिए एक मॉडल बन गया था। तीसरा, इसने भाषा का वैज्ञानिक आधार तैयार किया था। चौथा, लोगों ने उनकी लिखित साहसिक कहानियों को आसानी से स्वीकार कर लिया था। तो इसका कारण यह था कि प्रचलित इसलिए किया था ताकि व्यापक प्रचार प्रसार हो पाए। बाद में ऐसा ही हुआ था। ओके, तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, व्यापक प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने ऐसा किया था कि उनको पढ़ने योग्य रूप दिया था ताकि लोग इंटरेस्ट लेकर के उनको पढ़ पाए, ठीक। हर एक जर्मन तक वो पहुंचाना चाहते थे। तो ये आपका सही विकल्प रहेगा यहाँ पर। उसके बाद 48वां हमारा प्रश्न दिया गया। 48वें प्रश्न को देखिए। 48वां हमारा प्रश्न है कि ग्रीम बंधुओं ने साहित्यिक योगदान का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा था। यानी ग्रीम जो बंधु थे उनके साहित्यिक योगदान का प्रभाव बहुत व्यापक था। जो साहित्यिक योगदान क्या था, उन्होंने इतनी सारी कहानियों को कलेक्ट किया, फिर उनको दोबारा से पब्लिश किया था, तो उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। इसमें से हमें दिखाना है कि उसमें से सबसे बड़ा प्रभाव क्या था, ठीक। पहला, शहरों कस्बों का विकास होता है उनकी कहानियों से। दूसरा, नए राजनीतिक दलों को जो स्थापना होती है उनके साहित्यिक योगदान से। तीसरा, जातीय सामूहिकता को बढ़ावा मिलता है इससे। चौथा, समाजवादी विचारधारा उसका उदय होता है इससे। तो इसमें सही विकल्प रहेगा जो जातीय सामूहिकता है। जातीय सामूहिकता क्या है? जो एथनिक कह सकते हैं कि यूनिटी थी वो स्थापित हुई। लोग संस्कृति के कारण आपस में जुड़ गए थे। उन्हें लगा कि हाँ, हम सब तो इसी कल्चर से जुड़े हुए हैं, हाँ ये हमारी साझी भाषा है, हाँ हमारा इतिहास साझा है। तो उस जातीय सामूहिकता थी ना जर्मन लोगों में कि हाँ हम सब एक हैं, उसको बढ़ावा मिला था ग्रीम बंधुओं के इन साहित्य से, उन कहानियों से। तो सी हमारा सही विकल्प रहेगा।
उसके बाद 49वां हमारा प्रश्न दिया गया 49th जो हमारा प्रश्न दिया गया यह कि दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। ठीक, तो इसमें ग्रीम ब्रदर्स के काम ने लोगों को प्रभावित किया और कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रेरित किया। ठीक, और वे की भावना में विश्वास रखते थे और इसे राष्ट्रीय पहचान के लिए आवश्यक मानते थे। किस भावना में विश्वास रखते थे? संस्कृतिवाद, दूसरा रूढ़िवाद, तीसरा उग्रवाद, चौथा उदारवाद। तो इसमें सही है वो संस्कृतिवाद की भावना में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि सांझी संस्कृति के आधार पर लोगों को आपस में जोड़ा जा सकता है। अगर सांझी संस्कृति है उस आधार पर नए राष्ट्र राज्य का गठन किया जा सकता है। तो वो संस्कृतिवाद, सांस्कृतिक एकता में विश्वास रखते थे। तो ये हमारा सही विकल्प रहेगा। उसके बाद 50वां हमारा प्रश्न है, 50वां 50th जो हमारा प्रश्न दिया गया ये भी हमारा हिस्ट्री में से ही लिया गया। विदेशी प्रभुत्व को राष्ट्र निर्माण के लिए खतरा क्यों माना गया था? इस संदर्भ में हमें कुछ विकल्प दिए गए। सही विकल्प का हमें चयन करना है कि विदेशी जो दबदबा था, आक्रमण था, उसको देश के राष्ट्र निर्माण के लिए खतरा माना गया था। क्यों? पहला, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने से तो राष्ट्र निर्माण में खतरा पैदा नहीं होता, हमारे देश का भी राष्ट्र निर्माण में। दूसरा, स्वदेशी मूल्यों और संस्कृति का विनाश। दूसरा जो विकल्प ये गया कि उनका मानना था कि इससे स्वदेशी मूल्य हैं वो नष्ट हो जाएंगे, उनकी कल्चर है उसको नष्ट कर दिया जाएगा, और जब कल्चर और स्वदेशी मूल्य है वो नष्ट हो गए तो देश के लोगों में वो एकता रहेगी नहीं। तीसरा, लोगों की हिंसा और सामूहिक हत्या होगी, ये भी सही नहीं है। चौथा, देश में नई बीमारियों का प्रचार प्रसार होगा, तो इससे भी राष्ट्र निर्माण को कोई खतरा नहीं। तो सही जो विकल्प है वो ये है कि उनको लगता था कि अगर दूसरे देश कब्जा करेंगे तो अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर, अपनी भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे और दूसरे देश की संस्कृति, भाषा वो नष्ट हो जाएगी और इसके आधार पे लोगों में जो आपस में बांधने वाला धागा है वो टूट जाएगा। ओके, तो बी आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न देखिए 51वां 51st जो हमारा प्रश्न है यह जर्मन अपनी संस्कृति से कैसे जुड़ पाए थे, यह हमें बताना है। तो इसमें सही विकल्प हमें चयन करना है कि आपसी संवाद के औपचारिक तरीके की भावना के माध्यम से कि उन्होंने आपस में बातचीत की और बातचीत में उन्होंने देखा अच्छा भाई साहब हम तो एक जैसे की भाषा बोलते हैं, इससे वो जुड़ पाए। दूसरा, यूरोपीय समुदाय के रूप में एकता की भावना से कि उनको लगा कि हम पूरे यूरोप वाले एक हैं, तो इससे जर्मन वालों में एकता की भावना आई। तीसरा, नागरिकों के बीच में सामूहिक अपनेपन की भावना के माध्यम से जो नागरिक थे उनमें सामूहिक अपनापन पैदा हुआ। अपनापन यानी कि उनकी एक भाषा थी, एक संस्कृति थी, एक कल्चर था, एक इतिहास था, उनको लगा कि हाँ हम सब एक हैं इस भावना से। और चौथा, आपसी व्यवहार की भावना से कि उनका आपस में दाल चीनी का लेना देना था, उससे जुड़ पाए। तो इसमें सही विकल्प सी रहेगा कि नागरिकों के बीच में सामूहिक अपनेपन की भावना थी क्योंकि उनकी भाषा एक थी, इतिहास एक था, संस्कृति एक थी। ओके, तो इसके कारण उनको लगा कि हम सब आपस में जुड़े हैं और इसी के आधार पर वो उनमें अपनेपन की भावना पैदा होती है और उसी के आधार पे जर्मनी का एकीकरण होता है। तो सी आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया 52nd प्रश्न दिया गया कि नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए, एक तो अभिकथन है आपका और दूसरा कारण आर के रूप में दिए गए। तो इनमें से सही विकल्प का हमें चयन करना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो पहले दोनों अभिकथनों को और कारण को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया कि 1815 की शासन व्यवस्था ने आलोचना और असंतोष को बर्दाश्त नहीं किया था। बिल्कुल सही बात है कि आलोचना और असंतोष को, शासन व्यवस्था कौन सी थी 1815 में, रूढ़िवादी शासक थे। ठीक, तो आलोचना को बर्दाश्त नहीं करते थे, असंतोष को बर्दाश्त नहीं करते थे, जो कह दिया वही अंतिम होता था। इसका कारण क्या था? क्योंकि वो निरंकुश थे, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था। ओके, तो दोनों ही सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है कि ऐसा क्यों था। ठीक, तो इसमें ए आपका सही विकल्प रहेगा। ये भी आपका हिस्ट्री का ही क्वेश्चन दिया गया है। ओके, तो यानी कि ये जितने भी आपके ऊपर क्वेश्चन दिए गए थे सोर्स ए, ये आपके हिस्ट्री के इंग्लिश मीडियम के पेज नंबर 15 पे दिए गए। हिंदी में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो वहीं पर ये एक एग्जाम्पल दिया गया बॉक्स में, तो वहीं से ये क्वेश्चंस लिए गए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें एक और सोर्स दिया गया। ये जो सोर्स दिया गया ये आपका थोड़ा ईजी रहेगा, ये आपका जियो में से दिया गया। हिस्ट्री का वो सोर्स भी ईजी रहेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, हिस्ट्री में आपको जो सोर्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे। हिस्ट्री के पहले चैप्टर में 4 या 5 ऐसे एग्जाम्पल दिए गए जो बॉक्स में दिए गए, अलग से अलग सेपरेट कलर से दिए गए। तो उनको एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि आपके लिए सोर्स जो भी आएंगे वो उसी में से आएंगे, अलग कुछ नहीं आना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्रोत दिया गया ये दिया गया जियो में से। चलिए इसको पढ़ते हैं कि खाद्य फसलों की खेती से फलों की खेती, सब्जियां, तिलहन और वाणिज्यिक फसलों की ओर धीरे धीरे स्थानांतरण हुआ है। कि देश में जो कृषि में क्या बदलाव है कि पहले हम खाद्य फसलों की खेती करते थे, गेहूं चावल इन्हीं पर जोर था। अब हम फलों की खेती करने लगे हैं, सब्जियां, तिलहन, जो व्यापारिक फसलें, वाणिज्यिक फसलें बाजारों में बेचने के लिए, उनकी भी खेती करने लगे हैं।
इससे अनाज और दालों के तहत शुद्ध बोए गए क्षेत्र में कमी आई है। यानी कि जब वो खेती करेंगे तो उनका शुद्ध बोए गए क्षेत्र थोड़ा तो कम होगा ना, क्योंकि उसी इलाके में उसी जमीन के ऊपर बोना है। अब भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भावी खाद्य सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह भी लगाता है। इससे एक संकट पैदा हुआ नहीं हो सकता है कि अगर हमने ज़्यादा जोर उन फसलों पे दिया तो भारत में अनाज की कमी हो सकती है। यानी कि ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि हमें इसको सोच करके चलना है। गैर कृषि उपयोगों, इसके साथ साथ एक और बड़ी समस्या है कि गैर कृषि उपयोगों जैसे आवास है, घर वगैरह बनाने, शहर वगैरह फैलते जा रहे हैं और कृषि के बीच में भूमि के लिए कंपटीशन चल रहा है। ठीक, यानी कि हमें चाहिए रोड के लिए चाहिए, हमें रेलवे के विकास के लिए चाहिए, शहर के विकास के लिए चाहिए, हमें ज़मीन चाहिए। ओके, इसके कारण जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र है उसमें कमी आ गई है, क्योंकि ज़मीन है वो घटती जा रही है, कृषि योग्य ज़मीन, और भूमि की उत्पादकता है उसमें भी गिरावट आनी शुरू हो गई। यानी कि 3 बड़े खतरे हो गए हैं कृषि के लिए। एक तो ये कि अनाज का उत्पादन कम हुआ है क्योंकि हमने दूसरी फसलों पे जोर देना शुरू कर दिया है। तीसरा, कृषि योग्य ज़मीन है वो कम हो गई क्योंकि आवास या बाकी कार्यों के लिए हमें कृषि जो ज़मीन चाहिए। तीसरा ये कि भूमि की उत्पादकता उसमें भी कमी आनी शुरू हो गई है। जैसे हमने उर्वरक, रसायन, कीटनाशक है उनका प्रयोग किया, इससे एक बार तो फसल उत्पादन बढ़ा, क्रांति आ गई, लेकिन अब जो मिट्टी खराब हो रही है तो अब भी हम कह रहे हैं कि अच्छा होने के कारण खराब हो रही है। आवधिक पानी की कमी के कारण सिंचाई के क्षेत्र में भी कमी आई, यानी कि कभी कभी पानी की कमी हो जाती है तो उससे भी फसलों का उत्पादन कम हो जाता है। सिंचाई साथ साथ जल के कुप्रबंधन के कारण भी जल जमाव या लवणता की समस्या है वो पैदा हो गई। जल जमाव मतलब जल का ठहराव शुरू हो गया और जैसे ज़मीन इससे ख़राब हो जाती है। ऐसे खारेपन के कारण भी पानी का जो अति उपयोग करें और जो पानी उपयुक्त नहीं है उसके कारण ज़मीन है वो लवणीय हो गई, जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रहती। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ा कि कृषि को लेकर के कौन कौन सी समस्याएं अब सामने आ रही है। ठीक, अब इसी स्रोत पर आधारित रहेंगे हमारे आगे के कुछ प्रश्न। तो यहाँ पे 53rd जो हमारा क्वेश्चन दिया गया कि ऊपर दी गई जानकारी से अनुमान लगाया जा सकता है कि सीमांत और छोटे किसानों को खेती से बाहर कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए कितना जोर लगेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे छोटे या सीमांत किसानों की बात नहीं की है, हमें सिर्फ गैस लगाना है। गैस कैसे लगाएंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे तब हमें लगाना है कि क्या कारण है। किसमें खाद्य और फलों की फसलें बाजार में महंगी हो गई है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है। ओके, मांग के अनुसार विविध फसलों की ओर स्थानांतरण हुआ, तो ये यहाँ पर तो दिया गया। ठीक, कई क्षेत्रों में पानी की अवधि कमी है। तीसरा, मृदा निम्नीकरण और व्यापक हरित क्रांति हुई है। ओके, तो 4 विकल्प दिए गए। अब यहाँ पे देखिए कि कहीं पे जिक्र नहीं किया गया तो कैसे लगाओगे कि मांग के अनुसार विविध फसलों के स्थानांतरण हुआ, तो इससे तो बाहर नहीं हो सकते ना किसान, छोटे या जो सीमांत किसान उनको कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। कई क्षेत्रों में पानी की अवधि कमी है तो इससे भी सभी प्रभावित होते हैं, कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो डी दिया गया इसका असर पड़ेगा छोटे किसानों के ऊपर। जैसे मृदा निम्नीकरण, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है तो इससे जो छोटे किसान है वो क्या करेंगे, उनका तो उत्पादन कम हो जाएगा, जीवन यापन करना कठिन हो जाएगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ज़मीन कम है। और हरित क्रांति है उससे भी प्रभाव पड़ा क्योंकि कृषि महंगी हो गई है, और महंगी हो गई है तो उनके लिए कृषि करना इतना आसान नहीं रहा है। तो डी हमारा सही विकल्प रहेगा। ठीक, तो थोड़ा सा अगर हम प्रश्न को देखेंगे तो आपको ये नहीं कि जी को हिला दो मन को ऐसे अच्छा क्या हो गया क्वेश्चन बाहर से आ गया। थोड़ा सा प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद आप विकल्प को फाइंड आउट कीजिए, जो ऑप्शंस को देखिए तो आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन होंगे और अगर मिल भी जाए तो डजेंट मैटर, नीड नॉट टू वरी, क्योंकि हमें ऑप्शंस एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, वहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, ये आपका 53rd क्वेश्चन रहेगा। ओके, उसके बाद हम 54th क्वेश्चन की बात करते हैं। 54th जो हमें क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का हमें पता लगाना है। भारतीय किसान अपने फसल प्रारूप में विविधता ला रहे हैं। ठीक, सही बात है, बिल्कुल। वे फलों से जो अनाज है, अनाज से फलों, सब्जियों आदि के उत्पादन की ओर स्थानांतरण करें, ये भी सही बात है, शिफ्ट करें अपने ट्रेंड को। तीसरा, भारतीय बाजार में जूट की काफ़ी मांग है। ओके, तो इसमें से ये तो सही विकल्प नहीं है कि भारतीय बाजार में जूट की मांग है, हालांकि कम हुई है क्योंकि जूट है वो महंगा पड़ता है। सिंथेटिक जो प्लास्टिक है वो मार्केट में आ गया, वो सस्ता पड़ता है, जूट कौन खरीद रहा है आजकल। ओके, तो इसमें से पहले 2 विकल्प है वो सही है, तो इसमें हमारा सही विकल्प क्या रहेगा, ए रह जाएगा, ए, फर्स्ट और सेकंड। ठीक, तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया 55th के ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार अनाज और दालों के तहत शुद्ध बोए गए क्षेत्र में कमी आई है, इसका कारण क्या है। अनाज और दालें बेचने के लिए बाजारों की कमी, ये तो नहीं है। गैर कृषि क्षेत्र से अधिक आय अर्जित करने के लिए, गैर कृषि क्षेत्र से अधिक आय अर्जित करने के लिए, ये भी हालांकि ऐसा नहीं है, हम सिर्फ आवास के लिए गैर कृषि भूमि का उपयोग करें।
सी है अनाज और दलहन की खेती में भारी श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इनको बोना बंद कर दिया, ऐसी भी बात नहीं है। जो दूसरी फसलें उनके लिए भी तो श्रम की आवश्यकता होती है। डी विकल्प दिया गया कि वाणिज्यिक फसलों से अधिक लाभ प्राप्त होने के कारण, जो वाणिज्यिक फसलें नकदी फसलें होती है ना, जिनको मार्केट में बेच करके लाभ कमाया जा सकता है, तो उनसे थोड़ा सा इनकम ज़्यादा होती है, इसलिए धीरे धीरे किसान उस तरफ जा रहे हैं। तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 56 क्वेश्चन को देखते हैं। 56वां हमारा प्रश्न रहेगा। 56वां जो प्रश्न है ये भी आपके कहाँ से लिया गया, आपके जियो से ही लिया गया। उर्वरक, रसायन और कीटनाशक को जिनसे कभी नाटकीय परिणाम दिखते थे, अब मिट्टी को खराब करने के लिए जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। इन निवेशों के पहले देखे गए सकारात्मक प्रभाव लिखना है कि शुरुआत में इनसे लाभ हुए थे, तो कौन से लाभ हुए थे ये बताना है कि निवेशों ने उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि की थी। दूसरा, ये कृषि घाटे को कम करने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग थे। तीसरा, ये निवेश फसल उपज की मात्रा में कटौती कर सकते हैं, उपज में कटौती नहीं होती। ये मृत्यु दर और स्वास्थ्य समस्याओं के प्रमुख कारण हैं, ये भी सही विकल्प नहीं है। इसमें सही विकल्प आपका ए रहेगा कि शुरुआत में जो इसके सकारात्मक परिणाम क्या आए थे कि इससे टोटल उत्पादन भी बढ़ा था और जो कुल उत्पादकता थी प्रति हेक्टेयर वो भी बढ़ा था। तो ये आपका सही विकल्प रहेगा कि शुरुआत में इनके पॉजिटिव रिजल्ट आए थे। अब नेगेटिव रिजल्ट क्या आ रहे हैं कि जमीन की उपजाऊ क्षमता वो कम होती जा रही है। ठीक, उसके बाद 57वां हमारा प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं। 57वां हमारा प्रश्न दिया गया कि भारत में ऐसे राज्य जो अपने कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अत्यधिक सत्र पर उर्वरक, रसायनों और कीटनाशकों का उपयोग करें, उन राज्यों के नाम बताना है। ठीक, जो बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड इनका यूज़ करें, उन राज्यों के नाम। तो पहला कर्नाटक और केरल, दूसरा है हरियाणा और पंजाब, तीसरा पंजाब और गुजरात, चौथा हरियाणा और तेलंगाना। तो कौन से राज्य करें जो एग्रीकल्चर में एडवांस है? तो एग्रीकल्चर में एडवांस कौन से हैं? वो है हरियाणा और पंजाब। तो बी आपका सही विकल्प, सही आंसर रहेगा। उसके बाद 58वां हमारा प्रश्न है, चलिए उसको भी देखते हैं। 58वां प्रश्न हमें दिया गया कि खाद्य उत्पादन खाद्य सुरक्षा के लिए आधार प्रदान करता है। ठीक, खाद्य उत्पादन है वो खाद्य सुरक्षा के लिए आधार प्रदान करता है, यानी कि जब खाद्य उत्पादन होगा तो खाद्य सुरक्षा मिलेगी ना, फूड सिक्योरिटी मिलेगी कि अनाज की कमी नहीं होगी देश में। और भोजन उपलब्धता का एक प्रमुख निर्धारक भी है कि भोजन सबको मिल पाएगा इस देश में, वो डिपेंड करता है कि खाद्य उत्पादन देश में पूरा हो। ठीक, यह रुझान औद्योगिक फसलों की ओर क्यों बढ़ रहा है? औद्योगिक मतलब यहाँ पे वाणिज्यिक फसलें आ जाएगी कि ये वाणिज्यिक फसलों की ओर क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण बताना है कि भूमि को उपयोग पैटर्न में सुधार करने के लिए हम ऐसा करें, गहन कृषि तकनीकों का उपयोग करने के कारण कि हम गहन जो कृषि तकनीक है उनको उपयोग करें, तो हम सोचते हैं कि चलो वाणिज्यिक फसलों को बोएं। तीसरा है कि उर्वरकों मिट्टी की उर्वरता में सुधार होगी, इसलिए हमने सोचा कि इनको छोड़ें, उन फसलों की तरफ जाएं। डी विकल्प दिया गया अधिक आय और आमदनी प्राप्त करने के लिए, तो ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि जब हम वाणिज्यिक फसलों को बोते हैं तो उनसे आय या फिर जो हर परिवार की आमदनी है उसमें बढ़ोतरी होती है। तो इसके लिए किसान है वो अनाजों के उत्पादन से, जो अनाज दाल है उनके उत्पादन से दूसरी जो व्यापारिक वाणिज्यिक फसलें उनकी तरफ जा रहे हैं। ठीक, जैसे फल हो गए, जैसे सरसों हो गई, कपास हो गया, गन्ना हो गया, उन फसलों की तरफ ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये आपका 58वां क्वेश्चन था, सेक्शन सी का आपका लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो 12 क्वेश्चन दिए गए उसमें से हमें 10 क्वेश्चन करने, यानी कि दोनों सेक्शन में से आपको 5 वहाँ से 5 यहाँ से आप क्वेश्चन करने। तो एक आध क्वेश्चन जो आपके लिए डिफिकल्ट रहे तो उसको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको अगर सोर्स को ठीक से समझ लिया, क्वेश्चन को ठीक से समझ लिया तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन टाइम अगेन आपको ध्यान रखना है कि टाइम इसमें कम लगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन रहेगा डी, ये मैप वर्क का रहेगा। आपको जो ऊपर के तीनों सेक्शन है उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, इंटरनल चॉइसेस मिलेगी कि आप कुछ क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। यानी वहाँ पर अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है तो अब भी आप 100% स्कोर कर सकते हो। लेकिन डी सेक्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी मैप वर्क में आप कोई भी गलती नहीं कर सकते अगर आपको 100 स्कोर करना है। तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। जैसे मैंने पहले बताया कि मैप वर्क है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा क्लास 9, 10th मैप वर्क, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी का अलग और हिस्ट्री का अलग, तो वहाँ से देख लीजिएगा ताकि अच्छे से तैयार हो पाए। ये हमारे मैप पर बेस्ड 2 क्वेश्चन रहेंगे। 59 जो हमें क्वेश्चन दिया गया कि इसमें मैप पर कुछ जानकारी दी गई, ए और यहाँ पर बी दिए गए। ठीक, 2 स्पॉट दिए गए, स्पॉट ए और ये बी दिया गया। अब इन्हीं से रिलेटेड हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आएंगे। जो हमारा 59th जो क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ पर मानचित्र में ए है, यहाँ पर एक बांध को दिखाया गया, हमें पहचानना है ये कौन सा बांध है। ठीक, तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या दिखाया गया। तो ये देखिए
ए में यहाँ पर ये डैम दिखाया गया, तो यहाँ पे हिमाचल और पंजाब की सीमा है, यहाँ इन दोनों के बीच में डैम दिखाया गया जो पंजाब और हिमाचल की सीमा के ऊपर है। ठीक, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए उनमें से पहचानते हैं। तो पहला सलाल डैम, ये जम्मू कश्मीर में है। भाखड़ा नंगल डैम, ये 2 डैम है एक साथ बने हुए, तो भाखड़ा है ये पंजाब में और नंगल जो डैम है ये हिमाचल प्रदेश में आ जाता है, यानी कि बॉर्डर के ऊपर है। टिहरी डैम ये उत्तराखंड में और राणा प्रताप सागर जो डैम है ये बांध आ जाता है राजस्थान में। तो सही विकल्प रहेगा वो है आपका बी, ये भाखड़ा नंगल डैम है। ठीक, तो ये हो गया आपका 59वां क्वेश्चन। उसके बाद 60th जो 60वां हमारा प्रश्न है, इसको देखिए। किसी मानचित्र में बी को भी प्रमुख चाय उत्पादक राज्य के रूप तौर पर चिन्हित किया गया, तो कौन सा राज्य? तो यहाँ पे देखिए, अगर मैप में समझ में नहीं आ रहा तो प्रश्न को देख करके भी आप समझ सकते हो। ये प्रमुख चाय उत्पादक राज्य, तो कौन सा वो? असम है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, वहाँ पर असम को ही मार्क किया गया। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 60 था। इसके साथ साथ यहाँ पर 59 और 60 क्वेश्चन है वो ब्लाइंड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग से दिए गए, क्योंकि वो मैप को नहीं देख पाएंगे। ओके, तो उनके लिए दिया गया, जैसे उसको भी मैंने ले लिया एज इट इज़। आपका ये सिंपल पेपर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तराखंड में स्थित है? तो सलाल, भाखड़ा नंगल, टिहरी, राणा प्रताप सागर। तो इसमें सी करेक्ट आंसर रहेगा। ये टिहरी नदी के ऊपर जो टिहरी डैम बना हुआ है ये उत्तराखंड में है। उसके बाद 60वां जो हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनाज की फसल है? तो यहाँ पे अनाज की ये फसलें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चावल है। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज का हमारा ये सैम्पल पेपर था जो हमने डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है, तो इसके साथ साथ हमने कई सारी चीज़ें भी डिस्कस की है। ये जो क्वेश्चंस लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है, उसका लेवल क्या है, तो इसको हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि आपका जो ए सेक्शन है वो आपको एक तरीके से हलवा लगेगा, मज़ेदार तरीके से लगेगा, फटाफट आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। क्लियर? और उसमें से आपको इन 60 क्वेश्चंस को ये भी नोट करना है कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए, तो उसी टाइप के आएंगे। दूसरा, आपका जो सेक्शन बी रहेगा उसमें आपको अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चंस हैं, थोड़े से क्वेश्चन लेंथी रहेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है कि क्वेश्चंस को आप जल्दी करो और समझ के साथ करो। सी जो आपका सेक्शन है इसमें हमें 2 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन लगे। दोनों सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आपको ये लगता होगा कि बड़े आसान रहेंगे, हालांकि यहीं पे पजल शुरू होती है, क्योंकि क्वेश्चंस हैं और वो डायरेक्ट नहीं पूछे गए। पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं के आप बच्चे नहीं हो तो डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, टाइम भी कम लगना चाहिए, आप इनको सोल्व करना है। हिस्ट्री का मैंने बता दिया कि यहाँ पर दोनों में से हिस्ट्री का थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन हिस्ट्री में जितने भी आपके बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दी गई है फर्स्ट चैप्टर में, उनको आप कर लीजिए। 7-8 दिए गए होंगे, तो उनसे आपका ये हिस्ट्री का सोर्स वहीं से लिया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे सोर्स दिए गए, बाहर से कोई सोर्स नहीं लिया जाएगा, उसको कवर करना है। और मैप वर्क को आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर ये सब कुछ कर लेते हो तो 100 स्कोर करना बहुत ज़्यादा आसान है। इस बार नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा, मौका है, चौका लगाना है। तो आज के इस वीडियो में, इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये लगा कि हाँ हेल्पफुल रहा है ये सैम्पल पेपर क्वेश्चन, सैम्पल जो आपका क्वेश्चन पेपर है जो हमने डिस्कस किया, तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास के ग्रुप में शेयर कर सकते हो, स्टेटस पे शेयर कर सकते हो, अच्छा लगेगा और उनको हेल्प भी हो जाएगी, बेनिफिट भी होगा उनको। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।